चलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। शुरू किया जाए। चलो, तो सबसे पहले हम लोग कुछ होमवर्क दिया था मैंने फाइनल अकाउंट्स में। आई होप सब लोगों ने उसे कंप्लीट कर लिया। ठीक है, कैसा था? मतलब हार्ड था, इजी था? यस। 2023 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जून में इसके ऊपर आया था। मतलब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा। उसके पहले शायद एक बार 2021 में आया था। ठीक है, लास्ट अटेम्प्ट में ही शायद आया था ना। 2023 मतलब लास्ट अटेम्प्ट में ही शायद आया था। लास्ट की लास्ट टू लास्ट मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन कल जो अपन ने व्हाइट वाला देखा था, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन रिसेंट अटेम्प्ट में कोई एक अटेम्प्ट में आया था। जो अपन ने व्हाइट वाला क्वेश्चन नहीं किया था कल, एग्जैक्टली उस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, और ये जो मैंने होमवर्क दिया था ये भी पास्ट पीवाईक्यू है। इस टाइप के मॉड्यूल में भी है, सेम इस टाइप के आरटीपी में भी है, एमटीपी में भी है, और ऐसा पीवाईक्यू में आ भी चुका है। ठीक है, अगर ये वाले आप लोगों को जम जा रहे हैं, देन इन दैट केस मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के मार्क्स आपके बोनस है। इस टाइप के क्वेश्चन 15 मार्क के लिए आते हैं, जो अभी अभी आपने सॉल्व किया, जो होमवर्क में किया आपने, 15 मार्क्स। ठीक है, कितने जनों का एक बार में टैली हो गया? चलो, नंबर ऑफ हैंड्स कंपैरेटिवली जो शुरुआत में थे, एक बार में टैली होने वाले बढ़ रहे हैं। सो दैट इज द पॉजिटिव थिंग। ठीक है, लेट्स लुक एट द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ इट, कि हम लोग धीरे धीरे वहां तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, देन इन दैट केस एक मेजर रीजन जो है, वो मेजर रीजन है हड़बड़ी। अगर किसी का एक बार में टैली नहीं हुआ होगा और बाद में उन्होंने चेक करने आए और उन्होंने कोई तो भी एक चीज मिस हो गया, और वो देख के अरे यार ये मिस कर दिया मैंने, ऐसा लग रहा है, अरे यार ये गलती तो मैंने नहीं करना चाहिए था, फिर भी हुआ, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आपने जल्दबाजी में गलती की है, जिसकी वजह से आपका एक बार में टैली नहीं हुआ। तो उसमें आपको सिर्फ अपना पेशेंस लेवल थोड़ा सा बढ़ाना होगा। ठीक है, बट एट द सेम टाइम अगर अभी भी कोई ऐसे हो जो टैली नहीं हुआ और फिर समझ में नहीं आ रहा क्या गलती हुई, अभी तक समझ में नहीं आ रहा क्या गलती हुई, किसी के बताने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा क्या गलती हुई, तो फिर देयर इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। ठीक है, अगर कोई इस कैटेगरी में अभी भी हो कि सर मुझे समझ भी नहीं आ रहा क्या हो रहा है, देन इन दैट केस आपको मुझसे अलग से आके बात करना होगा। ठीक है, otherwise can I assume that all of you have got the grip of final accounts? Now all we need is practice, correct? तो मैं प्रैक्टिस शीट्स आपको देने वाला हूं। हाँ बोलो। यस, इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली यही एक पॉइंट था जिसको लेके एग्जामिनेशन में भी सबको कंफ्यूजन हुआ। मतलब एग्जाम देने के बाद भी घर आने के बाद सब लोगों को टेंशन रहता है ना, सर कितना स्कोर होगा, क्या होगा। तब अगले पेपर की जगह यार इसमें क्या स्कोर हो रहा है, वो चीज को लेके ज्यादा चिंतित होते हैं। तो मुझे मैसेजेस आए थे, मुझे ये पूछा गया था कि अक्रूड कमीशन एग्जाम के जस्ट बाद, सर उसको इनकम माने कि एक्सपेंस माने, मतलब कौन सा माने, कमीशन इनकम है कि कमीशन एक्सपेंस है। देखो वहां पर आप अगर ध्यान से देखोगे तो पूरे के पूरे ट्रायल बैलेंस में आपको कमीशन कहां नजर आ रहा है? डेबिट साइड में दिख रहा है आपको कमीशन? कहां है भाई? अच्छा, नेक्स्ट पेज में। हाँ, नेक्स्ट पेज में कमीशन पेड करके आपको दिखाई दे रहा है, राइट? अच्छा, और क्रेडिट साइड में है क्या? नहीं है। अब कमीशन सिर्फ हम पे ही करते हैं क्या? नहीं, कमीशन तो रिसीव भी कर सकते हैं सर, दोनों हो सकता है। आपको वहां पे नीचे दिया हुआ है अक्रूड कमीशन 43,750, अक्रूड कमीशन 43,750। तो सर अक्रूड कमीशन ये पेड वाला है कि रिसीव वाला है, कौन सा है? ये खर्चा है कि इनकम है? पॉसिबिलिटी दोनों के है, ये खर्चा भी हो सकता है, ये इनकम भी हो सकता है। अगर ये अक्रूड है इसका मतलब क्या? मिल गया, मतलब अक्रूड मतलब मिलने का है कि मिल गया, या पे कर दिया कि पे करने का है? करने का है, अभी तक बाकी है, राइट? So if it is if you are treating that as an income, it means commission is still receivable, and if you're treating that as a expense, then this is commission is still payable. पॉसिबिलिटी दोनों के हैं, लैंग्वेज में क्लैरिटी नहीं है। आप ये भी अज्यूम कर सकते हो, वो भी अज्यूम कर सकते हो, इस बात को इंस्टीट्यूट ने भी एक्सेप्ट किया है। ठीक है, आप दोनों अजम्पशन ले सकते हो, ऐसा नहीं है। इट इज एन एडजस्टमेंट, इट इज एन एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट आते हैं, एक डेबिट में और एक क्रेडिट में। तो इट इज एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल कि एक एडजस्टमेंट का अमाउंट आपने कुछ लिया और डेबिट और क्रेडिट सेम अमाउंट से दिखाया तो आपका बैलेंस शीट टैली नहीं हो रहा, ये हो ही नहीं सकता। अगर आपने उसे एक्सपेंस माना है, देन इन दैट केस आपको उसे कमीशन पेड में ऐड करना होगा और लाइबिलिटी साइड में लिखना होगा।
अगर ऐसा लिख रहे हो तो आपका बैलेंस शीट टैली होना ही होना है, अगर नहीं हो रहा है तो किसी और रीजन से नहीं हो रहा है, क्योंकि एक इफेक्ट आपने डेबिट में एक इफेक्ट आपने क्रेडिट में बराबर दिखाया, हो ही नहीं सकता। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप कह रहे हो सर 2+2 करने से 4 नहीं आ रहा, हो ही नहीं सकता, इट इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, कुछ और रीजन होगा। अच्छा, इनकम में अगर माना होगा तो आपने क्रेडिट साइड में दिखाया होगा और बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया होगा, ऐसा करने से टैली हो रहा है। तो ये कैसी बात होगी, यहां पर भी तो आपने डेबिट और क्रेडिट ही किया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो देखो आप क्या कह रहे हो, मैं वो आपको बता रहा हूं। देखो एडजस्टमेंट है, अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, एडजस्टमेंट है। आपने एक एडजस्टमेंट या तो ये किया है, कमीशन टू कमीशन पेबल 43,750, 43,750। अरे यार आज सुबह सुबह ये चालू हो गया, ठीक है। या तो आपने ये किया है, या तो आपने कमीशन रिसीवेबल अकाउंट को किया है डेबिट, और आपने कमीशन अकाउंट को किया है क्रेडिट बाय 43,750, ठीक है। अब आप अगर ये कह रहे हो कि सर मैंने कमीशन रिसीवेबल की जगह कमीशन को डेबिट कर दिया, या कमीशन की जगह कमीशन पेबल को क्रेडिट कर दिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू आर जस्ट चेंजिंग द नेम, द अमाउंट इज सेम, तो कैसे टैली नहीं होगा? नहीं, फिर या तो आपने प्लस की जगह माइनस कर दिया, या तो आपने अमाउंट गलत लिख दिया, ऐसा कुछ तो भी गलती हुआ है, ठीक है। सब लोगों ने क्या माना है, एक्सपेंस माना है कि इनकम माना है? इनकम माना है, ठीक है। एक्सपेंस भी मान सकते हो, दोनों पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। अगर एक्सपेंस मानते हो तो फिर आपको ये जो यहां कमीशन पेड दिख रहा है 17,500, इसमें ऐड करना होगा, ठीक है, और उसके साथ साथ बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखना होगा, दैट्स इट, ठीक है। चलो सब लोगों ने इनकम करके माना है, राइट। चलो तो एक बार चेक कर ले सबका आंसर। ये सॉल्यूशन है इंस्टीट्यूट का, इन्होंने क्या एजम्पशन लिया वो लेके देखता हूं मैं एक बार। यहां मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में इज द टोटल कॉस्ट 28,28,000 आ रहा है सबका, ओके। ग्रॉस प्रॉफिट 1,99,500 सबका आया। अब नेट प्रॉफिट में गड़बड़ आ सकता है थोड़ा, इन्होंने भी इसको इनकम ही माना है, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ यहां पे एक नोट डाल दिया है। क्या नोट डाल दिया दिख रहा है आपको? Alternatively, accrued commission may be treated as an expense. In that case, total commission will be 61,250. और in that case, आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में भी 43,750 दिखाना होगा। अब आपने 43,750 की जगह 61,250 लिख दिया तो टैली नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। फिर नेट लॉस आता है। हाँ, तो जो भी हो, अगर मेजॉरिटी ऑफ यू हैव टेकन दैट एज इनकम, ये चीजें आपके सामने आने भी चाहिए, क्योंकि ऐसा एग्जामिनेशन में भी हो सकता है। एग्जामिनेशन में भी एकदम से कोई नया चीज आपके सामने आ सकता है जिसके बारे में शायद अभी तक हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, तो ऑन दैट स्पॉट, उस मोमेंट में आपको सोचना होगा। तो क्लैरिटी जब नहीं रहता है, हमेशा याद रखना, नॉट जस्ट इन दिस चैप्टर, ऑल चैप्टर्स, अगर क्वेश्चन में किसी चीज को लेके क्लैरिटी नहीं है, लैंग्वेज इज कंफ्यूजिंग, देन इन दैट केस टेक एन अजम्पशन एंड राइट डाउन अ नोट कि सर हमने ये अजम्पशन लेके इसको सॉल्व किया है। समझे बात को? चलो एनीवेज, अगर आपने इसे इनकम माना है तो आपका नेट प्रॉफिट 84,000 आ रहा है, और अगर किसी ने इसे एक्सपेंस मान के किया है तो लॉस आना चाहिए 3,500, अगर किसी ने किया है तो, ठीक है। तो एनीवेज, उसके बाद बैलेंस शीट का टोटल अज्यूमिंग इट एज इनकम 14,10,500 आया सबका। चलो, आज क्लास के बाद जिन लोगों को भी नहीं जमा, सर मुझे नहीं समझ में आया क्या है, वो मुझसे आके अलग से मिलेंगे, या तो ब्रेक टाइम में या तो क्लास के बाद में, ठीक है। चलो तो शुरू कर दे हम लोग अभी नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। देखो अगले चैप्टर में जाने से पहले एक बात बता दूं कि नेक्स्ट चैप्टर जो है ये पहले इसके पहले तक सिर्फ अकाउंट्स में हुआ करता था, अब से ये लॉ में भी है, ठीक है। इसके पहले तक पार्टनरशिप लॉ में भी था, अकाउंट्स में भी था, कंपनी लॉ में भी था, अकाउंट्स में भी था, अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट वहां पर आ गया है, तो ये मेरे लिए अच्छी बात हो गई।
मेरे लिए इसलिए अच्छी बात होगी क्योंकि पहले पहले मुझे लॉ भी समझाना पड़ता था और उसके बाद अकाउंटिंग। अब मुझे वो सब टेंशन नहीं है, लॉ तो आप लोग पढ़ ही रहे हो, मुझे सिर्फ अकाउंटिंग समझाना है आपको। कितने जनों का हो चुका है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट? तुम्हारा हो गया है, ओके। बाकी किसी का अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है, होगा। अरे जहां से भी किया किया भाई, ठीक है ना? ओके, अच्छा पूछो सर क्या है? यार मतलब दोस्त तेरे हाथ उठाया तो बस, अरे तूने हाथ कैसे उठाया सर, ये गलत है सर, ऐसा नहीं है सर। अरे होगा यार, कभी तो भरोसा किया करो विचारों पे, दोस्तों पे, है कि नहीं? यार तुम दोनों शांत बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे यार, ठीक है? मेरा परेशानी सिर्फ यह था कि दूसरों को परेशान मत करो, लेकिन आपस में तो परेशान करो ना यार तुम लोग। चलो चलो ओके, तो बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। मैं इसमें लॉ में ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं, मैं इसको थोड़ा फास्ट बता रहा हूं, मैं सीधा अकाउंटिंग में फोकस करूंगा, ठीक है? तो सब लोग ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? देखो, जैसे आज के डेट में अगर आप कहीं पे भी कुछ खरीदने जाते हो, सबका ध्यान है, आप लोग कहीं पे भी कुछ खरीदने गए तो आप सामान खरीदा, बदले में क्या दोगे? पैसा, राइट? व्हाट इज द मीडियम ऑफ करेंसी? व्हाट इज द करेंसी? दैट इज कैश। आप पैसा दे रहे हो, राइट? फॉरेन में जाओगे डॉलर दोगे, कुछ ना कुछ तो दोगे, राइट? अच्छा, अब मान के चलो ये कैश को लेके इनिशियली बहुत डिफिकल्टी आते थे, इनिशियली। आज के डेट में नहीं, आज के डेट में दिस इज एक्चुअली एन आउटडेटेड टॉपिक, फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि आज के जमाने में इतना डेवलपमेंट हो गया है, एनईएफटी आ गया है, यूपीआई आ गया है, भाई आप इंटरनेट पे बैठे बैठे कहीं पे भी ट्रांसफर कर सकते हो पैसा, राइट? तो आपको कोई टेंशन ही नहीं आज के डेट में। लेकिन किसी जमाने में, पुराने जमाने में, जब हाईएस्ट डिनोमिनेशन ऑफ नोट यूज्ड टू बी 100 रुपीज, ठीक है, तब लोगों को डिफिकल्टी आने लगी। क्यों? क्योंकि अगर मान के चलो मेरे को इंटर स्टेट या फॉरेन से कुछ खरीदने का है, तो क्या मैं उतना कैश लेके जाऊंगा? 100 के नोट मतलब कितना ज्यादा, वो सूटकेस भर भर के लेके जाने पड़ते रहे। आप लोगों ने पुराने मूवीज में देखे भी होंगे, है ना? पुराने मूवीज में वो दिक्कत आती थी। अब जरा सोच के देखो, कोई एक ट्रांजैक्शन है ऑफ अराउंड 50 करोड़ या 100 करोड़ या 2000 करोड़, हो सकते हैं ना ऐसे भी, तो भाई उतने पैसे लेके कैसे जाओगे? आज के डेट में जेब में 10,000 लेके भी अगर आप ट्रेन, बस या फ्लाइट किसी से भी ट्रैवल कर ले, आपको डर लगेगा, होता है कि नहीं? पर्स में पैसे रखने को डर लगता है। आज के डेट में अगर हम जाते हैं तो जेब में कम ही पैसे रखते हैं, भाई एटीएम से निकाल लेंगे जहां पे भी जा रहे हैं, यही करते हो ना, डर लगता है। लेकिन पुराने जमाने में ये सब ऑप्शन हमारे पास नहीं था, ठीक है? तो तब डिफिकल्टी आने लगी। तो डिफिकल्टी के वक्त में इस चीज का जन्म हुआ कि भाई कैश जैसा ही किसी और चीज को यूज किया जा सकता है क्या? तो यहां पे दो तरह के और इंस्ट्रूमेंट्स इन्वेंट किए गए। एक था चेक, जो हम सब जानते हैं, जिसकी अकाउंटिंग हम सीख चुके हैं। दूसरा है बिल ऑफ एक्सचेंज और तीसरा है प्रॉमिसरी नोट। तीन नाम क्या बताया मैंने? एक चेक, दूसरा क्या? बिल ऑफ एक्सचेंज, तीसरा क्या? प्रॉमिसरी नोट, ठीक है? अब चेक तो हम लोग पढ़ चुके हैं, हमें क्या देखना है? बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। नाम भले बिल ऑफ एक्सचेंज है, लेकिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यू आर ऑल्सो लर्निंग द अकाउंटिंग ऑफ प्रॉमिसरी नोट्स, ठीक है? अकाउंटिंग में चाहे वो बिल ऑफ एक्सचेंज हो, चाहे वो प्रॉमिसरी नोट हो, मैं उसको सेम नाम से पुकारूंगा और सेम एंट्रीज पास करूंगा, ठीक है? अब दोनों में क्या फर्क है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। देखो, यहां आपको ये भाव दिख रहा है, ही इज द सेलर, ठीक है? ये भाव दिख रहा है, ही इज द बायर, ठीक है? क्या कर रहा है सेलर? सेलर गुड्स सेल कर रहा है। और बायर क्या कर रहा है? बायर पैसे दे रहा है। अब मान के चलो इस भाव के पास पैसे नहीं है, तो वो क्या देगा? तो फिर वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन माना जाएगा, बराबर? लेकिन अगर बंदा कहता है कि नहीं मैं उधार में तो नहीं दूंगा, मुझे कुछ ना कुछ तो होना भैया, तो वो कुछ ना कुछ में रिप्लेस हो सकता है अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, दैट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट। अब देखो यहां पे क्या होगा, जरा सोच के देखो। अगर ये सेल कर रहा है, ये एंट्री क्या पास करेगा बताओ? सेलर या बायर को डेबिट करेगा टू सेल्स, राइट? ऐसे ही करेगा। ये भाव क्या करेगा बताओ? परचेज अकाउंट डेबिट टू सेलर, ऐसे ही करेगा ना, परचेज डेबिट टू सेलर। आप अगर ध्यान से देख रहे हो तो ये रिकॉग्नाइज कर रहा है अपना इनकम, ठीक है? और दिखा रहा है कि भाव इससे मुझे पैसे रिसीवेबल है, ऐसे ही हो रहा है। अदर, अच्छा इधर क्या हो रहा है? ये रिकॉग्नाइज कर रहा है ऐसा ऐसा एक्सपेंस, और दिखा रहा है कि ये भाव को इसको पैसे पेबल है। क्या ये बात समझ में आ रहा है सब लोगों को? ठीक है, अच्छा तो वो सेटलमेंट होगा ना।
जब सेटलमेंट होगा, जरा एक बार सोच के देखो, अगर सेलर को कैश मिल गया तो एंट्री क्या करेगा वो? कैश अकाउंट डेबिट टू बायर, ऐसे ही करेगा, राइट? अच्छा, बायर जैसे ही वो पैसे दे देता है वो क्या एंट्री करेगा? सेलर अकाउंट को करेगा डेबिट टू कैश, ऐसे ही करेगा ना। अब जरा सोचो, यहां पे ये कैश की जगह चेक से पैसे दे रहा है, तो यहां पे कैश की जगह कौन सा अकाउंट आ जाएगा? बैंक अकाउंट आ जाएगा, करेक्ट। और यहां पे कैश की जगह आ जाएगा बैंक अकाउंट। अब यहां पर आ सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट। अब दोनों में क्या फर्क है? सिंपल सा है, अगर ये बंदा एक डॉक्यूमेंट बनाता है तो उसे कहा जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज, और अगर ये बंदा सेम डॉक्यूमेंट बनाता है तो उसे कहा जाता है प्रॉमिसरी नोट। बात सेम है, बात बिल्कुल सेम है, डिपेंड करता है कि बना कौन रहा है, ठीक है। अगर सेलर ने बनाया जिसको पैसे लेने हैं तो वो कहेगा बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसे बायर एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और वहीं पे बायर अगर इस डॉक्यूमेंट को बनाता है तो वो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट बना के दे देगा जिसे कहा जा रहा है प्रॉमिसरी नोट। भाई किसको पैसे देना है सोच के बताओ मुझे? हु नीड्स टू पे? बायर नीड्स टू पे, करेक्ट। तो जब वो पे करने का प्रॉमिस कर रहा है तो वो क्या कहेगा? वो देगा प्रॉमिसरी नोट, ठीक है। और सेलर को तो पैसे लेने हैं ना, तो वो क्या करेगा? वो ऑर्डर करेगा इन अ डॉक्यूमेंट टू द बायर कि भाई तुझे सो एंड सो डेट पे पैसे देने पड़ेंगे, गेटिंग मी? तो वो बनाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। अब मुझे बताना किसको पैसे लेने हैं? सेलर को, तो वो इसको कहेगा बिल रिसीवेबल। समझे बात को? चाहे वो बिल ऑफ एक्सचेंज हो चाहे वो प्रॉमिसरी नोट हो, हु इज रिसीविंग द मनी? सेलर ना। तो सेलर कोई भी डॉक्यूमेंट हो वो इसे क्या नाम से पुकारेगा फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू? बिल रिसीवेबल। उसी तरह से बायर को तो पैसे देने हैं ना, तो चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज हो चाहे प्रॉमिसरी नोट हो वो उसे क्या बोलेगा? बिल पेबल। समझे बात को? अब इसमें लीगल टर्म्स में थोड़े डिफरेंसेस है। लीगली बिल ऑफ एक्सचेंज में थोड़े अलग कुछ होते हैं, प्रॉमिसरी नोट में कुछ अलग होते हैं। मैं इसका आपको डेफिनेशन जरूर बता दूंगा शुरुआत में, लेकिन बाकी आप लोग लॉ में इसके बारे में डिटेल में पढ़ लोगे, ठीक है। तो मैं उसके आगे बढ़ जाऊंगा। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आ गया? तो भैया अगर कैश मिलता तो कैश टू बायर करता, चेक मिलता तो बैंक टू बायर करता, अगर ये भी नहीं मिला तो ये करेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बायर। समझे बात को? ये कैश या बैंक की तरह ही एक और नाम आ गया। क्या नाम आ गया? बिल रिसीवेबल। सिंपल। अब इसी तरह से यहां क्या आएगा? ये जब सेलर को पैसे दे रहा है तो सेलर को डेबिट करेगा टू कैश या टू बैंक या टू बिल पेबल। वो क्या बोलेगा? पेबल। ये बोल रहा है रिसीवेबल, ये बोल रहा है पेबल। बस जम गया? सिंपल, ठीक है। अब सर सिर्फ इतना ही है क्या? इतना होता तो मजा आ जाता ठीक है ना। अब देखो पॉइंट क्या है कि ये एक तरह से क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही है, बस इट इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय अ डॉक्यूमेंट, अ लीगल डॉक्यूमेंट, है ना। मतलब इसमें भी आप फ्यूचर में ही पैसे रिसीव करोगे, आज नहीं। आपको कैश नहीं मिला, आपको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट मिला, ठीक है। तो इसके कुछ लीगल राइट्स होंगे सेलर के पास, है ना। तो यहां पे दो बातें हो सकती है। आगे चल के जब भी उसका ड्यू डेट आया, सर ड्यू डेट कब आएगा? इसका भी कैलकुलेशन लिखा हुआ है, वो कैलकुलेशन सीखेंगे। अब जैसे वो ड्यू डेट आया, वो ड्यू डेट पे या तो पैसे दे देंगे या तो पैसे नहीं मिलेंगे। अगर मिल गया तो बोलते हैं बिल इज ऑनर्ड, और अगर पैसे नहीं मिले तो कहते हैं बिल इज डिसऑनर्ड, ठीक है। ऑनर्ड या फिर डिसऑनर्ड, ठीक है। अब ऑनर्ड डिसऑनर्ड में क्या होगा एंट्री, वो देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर मान के चलो जैसे अंकुश ने पिंकी के ऊपर बिल ड्रॉ किया, अंकुश ने पिंकी के ऊपर बिल ड्रॉ किया, ठीक है। अब आगे चल के दो बातें हो जाएगी, या तो पिंकी ने पैसे दे दिए या तो पिंकी ने बोला नहीं देता जा, ठीक है। तो अगर मान के चलो, वेलकम बैक, ठीक हो अभी? ठीक है, ओके। सो द पॉइंट इज कि अगर अंकुश ने पिंकी के ऊपर बिल ड्रॉ किया, ठीक है, सो व्हाट विल हैपन नाउ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर उसने पैसे दे दिए तब तो बल्ले बल्ले यार एंट्री पास कर लेगा, पैसे मिल गए ठीक है। लेकिन अगर पैसे नहीं दिए तो वो डिसऑनर की एंट्री तो पास कर देगा, लेकिन कैन आई से कि ही हैज द राइट टू क्लेम हिज मनी? कैसे क्लेम करेगा? कोर्ट में जाएगा, है ना, कोर्ट में जाएगा। अब जरा आराम से देखो, कोर्ट में अगर जाएगा तो कोर्ट में जाने के प्रॉब्लम है, हम इंडिया में रहते हैं,
यहां पे कानून को कैसे हेर फेर करके इधर उधर करके कैसे यूज किया जाता है ये अपन भी जानते हैं, कम से कम फिल्मों में तो जरूर देखे अपन ने, राइट। अब जरा देखो सीन, देखो कोर्ट में है, कोर्ट में कटघरे में उस तरफ खड़ा है पिंकी, इस तरफ खड़ा है अंकुश, ठीक है। जज है लीला, ठीक है, जज है लीला, ओके, और एडवोकेट है जय, ठीक है, मान लो ऐसा, ओके। तो अभी चल रहा है भैया केस, ठीक है। अंकुश ने बोला, क्लेम किया, जज साहब मतलब वकील साहब कह रहे हैं, बोला योर ऑनर मेरे क्लाइंट ने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया था सिर्फ 10 लाख रुपए का, जब ड्यू डेट आया पिंकी ने मना कर दिया। ऐसा हुआ। अब जैसे ही जज साहब ने पिंकी से पूछा, पिंकी तुमने ऐसा किया, पिंकी चेंज, पिंकी कह रहा है योर ऑनर मेरी शक्ल देख के आपको ऐसा लग रहा है, मैं ऐसा नहीं हूं योर ऑनर, ठीक है, ये अंकुश मुझे बदनाम करना चाहता है इसलिए ऐसा हो रहा है। ये देखिए मैं 10 लाख रुपए तो कब से जेब में लेके घूम रहा हूं, मैं तो ऑनर करना चाहता था, ये बंदा मुझे बदनाम करना चाहता है इसलिए मैं इस पे मानहानि का दावा ठोकता हूं। गड़बड़। भाई अंकुश बोल रहा है कि उसने पैसे नहीं दिए, सबूत क्या है, सबूत क्या है? ये तो मुकर गया ना, कोर्ट में जाके इसने बोला मैं तो पैसे देने को तैयार था, यही झूठ बोल रहा है। अब कौन फंसा? अंकुश फंस गया बेचारा, समझ रहे हो? ऐसा हो सकता है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। तो इसीलिए हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है, क्या? जैसे ही उसने डिसऑनर किया सबूत के चक्कर में उसे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबूत है नोटरी पब्लिक, नोटराइज करवाना पड़ेगा, ठीक है। रमजान नोटरी पब्लिक है तो वो गया नोटरी पब्लिक के पास, ठीक है, जाके उससे बोला देखो देखो वो पिंकी ने पैसे नहीं दिए, ठीक है, ऐसा बोला उसने। तो अब रमजान कह रहा है अच्छा पिंकी ने ऐसा किया, रुक जा, ठीक है। अब रमजान गया पिंकी के पास, ठीक है। जैसे ही अब दो बातें हो जाएगी, या तो पिंकी हां कहेगा या तो ना कहेगा। अरे आई मीन क्या सोचने लग जाते हो यार तुम लोग भी। अरे यार कहानी आगे तो बढ़ने दो। हाँ, तो रमजान अभी उसके पास गया। अब मान के चलो पिंकी डर के मारे हाँ बोल दिया, आई मीन पैसे दे दिए, उसने पैसे दे दिए, तो मामला तो वहीं सॉल्व हो गया ना, सेटल हो गया, ठीक है। लेकिन अगर पिंकी ने इस बार भी ना कह दिया तो फिर सबूत है भैया, है ना। तो अब ये नोटराइज कर लेगा, इसे नोट कर लेगा, जिसके लिए वो पैसे लेगा, लीगली कुछ और इलीगली कुछ और, बरोबर। तो ये पैसे लेगा, तो अब इसके पास सबूत है, अंकुश के पास अब सबूत है। अब अगर कोर्ट में वो कुछ और बोलता है तो इसके पास सबूत है भैया, है कि नहीं। सो इसको कहा जाता है नोटराइजिंग द डिसऑनर। तो उसके लिए थोड़े बहुत चार्जेस लगते हैं। ओवर द टेबल की एंट्री हम लोग करते हैं, अंडर द टेबल की हम लोग कोई एंट्री नहीं करते, वो ब्लैक वाला होता है, समझे बात को? हाँ समझे। तो ये सब चीजें रहे तो क्या होगा, इसका जर्नल एंट्री हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसको लेके और भी पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अंकुश ने 3 महीने का बिल ड्रॉ किया, तो 3 महीने अंकुश से रहा नहीं जा रहा है। अरे तुम लोग छोटे बच्चे ही हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम लोगों से ज्यादा छोटा हूं भैया, मेरा भी इतना दिमाग नहीं चलता ये मामलों में जितना तुम लोगों का चल रहा है। मैं कुछ बोल रहा हूं, मैं पहले दिन बोला था याद है, इनोसेंटली कुछ बोल दूंगा और तुम लोग को पता नहीं क्या क्या है उसका इंटरप्रिटेशन निकाल लोगे। हाँ चलो, अब समझ में आ रहा है कि अभी अंकुश और पिंकी के ऊपर एग्जाम्पल लेना बंद करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो जो भी हो, अंकुश मेरा, अरे यार मेरे को अभी साफ साफ बोलना पड़ेगा, अंकुश 3 महीने तक पैसे मिलने के लिए वेट नहीं कर सकता, ठीक है। उसको पैसे अब भी छोड़ना, ठीक है। तो इसके लिए उसके पास ऑप्शंस है क्या, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट इसके ऑप्शंस देता है। जैसे वो बैंक के पास जाएगा, ठीक है, वो बैंक के पास जाएगा,
बोलेगा कि यार ये बिल ऑफ एक्सचेंज के पैसे मुझे 3 महीने बाद मिलने वाले हैं, एक काम करो आप इसके बदले में मुझे पैसे अभी दे दो। समझे बात को? तो वो अभी पैसे ले लेगा और इन दैट केस बैंक विल गो ऑन द ड्यू डेट टू द ड्रॉई, उसे कहा जाएगा ड्रॉई, इसे कहेंगे ड्रॉअर। जो बना रहा है उसे कहा जाएगा ड्रॉवर और उसे कहा जाएगा ड्रॉई। रिसीवर जो है वो कहलाएगा ड्रॉवर और जो पेयर है वो कहलाएगा ड्रॉई। ठीक है, ओके। तो बैंक जाएगा ऑन बिहाफ ऑफ ड्रॉअर टू द ड्रॉई कि पैसे दो। अब फिर से दो बातें हो जाएगी, या तो पैसे मिलेंगे या तो नहीं मिलेंगे। पैसे मिल गए तो बल्ले बल्ले, नहीं मिले तो बैंक आएगा ड्रॉअर के पास, क्या भाऊ तूने बोला था पैसे देंगे, नहीं दिए, चल तू पैसे निकाल। समझे बात को? दिस इज व्हाट इज द केस। तो यहां क्या एंट्री होगी? ठीक है। और एक पॉसिबिलिटी होता है, जैसे मान के चलो ड्रॉअर, अभी मैं ड्रॉअर ही कहूंगा, ठीक है, ड्रॉअर ने जो बिल ड्रॉ किया है उसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज रखा हुआ है जिसके पैसे 3 महीने बाद आने वाले हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि उसी ड्रॉअर को किसी और को भी पैसे देने ऑफ द सेम अमाउंट। तो वो क्या करेगा, वो ये बिल ऑफ एक्सचेंज उसको दे देगा, एक काम कर यार तू उससे जाके कलेक्ट कर ले, मेरे को पैसे वैसे भी 3 महीने बाद लेने वाले हैं, मिलने वाले हैं, तू भी मेरे से 3 महीने बाद ही पैसे लेगा, तो ये बिल रख ले भाई, तू डायरेक्टली उससे पैसे ले लेना। समझे बात को? ऐसा भी हो सकता है, इसे कहा जाता है एंडोर्समेंट। तो फिर से वही बात है, ऑनर हुआ तो क्या, डिसऑनर हुआ तो क्या। समझे? ये हुआ पूरा कहानी। ठीक है, ये सब कुछ हम लोग को यहां पे सीखना है। इसके अलावा एक चीज और होता है, कभी कभी कुछ लोग होते हैं भुलक्कड़। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, 3 महीने बाद मिलने वाले हैं, फिर भूल गए। होता है ऐसा, कुछ लोग भुलक्कड़ होते हैं, उनको खुद पे भरोसा नहीं है, इतना भरोसा जरूर है कि भूल जाएंगे। तो एज अ रिजल्ट बैंक हमें थोड़ा फैसिलिटी देता है कि हम लोग बैंक के पास गए, हमारे बिहाफ पे बैंक उसको अच्छे से संभाल के रखेगा, याद रखेगा, हमारे बिहाफ पे बैंक कलेक्ट करेगा और हमारे अकाउंट में पैसे जमा कर देगा। इसे कहा जाता है बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। ठीक है, बैंक जैसे बहुत सारे सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सर्विस। ठीक है, तो इसका एंट्री क्या होगा? ठीक है, तो ये पूरा हुआ सादा बिल ऑफ एक्सचेंज। सादा बिल ऑफ एक्सचेंज, जैसे डोसा खाने जाते होता है ना, सादा डोसा, मसाला डोसा, तो ये था सादा बिल ऑफ एक्सचेंज। अब आएगा मसालेदार बिल ऑफ एक्सचेंज, बोले तो एकोमोडेशन बिल। ठीक है, व्हाट इज एकोमोडेशन बिल? एकोमोडेशन बिल में अगर आप यहां ध्यान से देख रहे हो, जो मैंने अभी अभी आपको कहा, यहां एक सेल था या एक परचेज था, राइट? जस्ट इमेजिन देयर इज नो सेल, देयर इज नो परचेज, तो इज देयर एनीथिंग रिसीवेबल और पेएबल? नहीं। अब फिर भी अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करे, just to take the advantage of what Negotiable Instruments Act says, a fake bill, then that is called as an accommodation bill. इस पे restrictions आ चुके हैं आज के डेट पे, लीगली ऐसा इजीली होता नहीं है, बट स्टिल पढ़ना है, सिलेबस में है इसलिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो भैया ये चीज क्या है? फ्रॉड। फ्रॉड, गड़बड़ घोटाले करके जस्ट एक्ट का फायदा उठाने के लिए एक फेक बिल ऑफ एक्सचेंज बना के कैसे फायदा उठाने का। ठीक है, तो उसका एंट्री क्या होगा? ठीक है, नाउ सिंस दिस इज अ फ्रॉड केस, इसलिए थोड़ा मामला पेचीला होता है। ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूट को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। दैट इज होल बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। हो गया सर, खत्म सर चैप्टर, एंट्री देखे ही नहीं ना। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको बताता हूं कि इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे। क्वेश्चन मेरे ख्याल से या तो ऑब्जेक्टिव आएगा, या तो 10 मार्क का आएगा, या तो 15 मार्क का आएगा। इसके ऊपर 5 मार्क का चांसेस कम है। ठीक है, या तो 10 मार्क या तो 15 मार्क। 15 मार्क आया तो एकोमोडेशन बिल पे आएगा। ठीक है, अदरवाइज नॉर्मल वाला आया तो 10 मार्क का आएगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें कैसे कैसे वैरायटी आएंगे। एक वैरायटी जिसके होप्स मत रखना, इस सिंपल केस। ठीक है, ये सिंपल केस में क्या होगा कि एक बिल ड्रॉ हुआ, फिर ड्यू डेट के पहले उसको वो पैसे मांगने गया और आपको पैसे मिल गए या तो नहीं मिले, दो में से एक, बस। अगर इतना सा होगा तब तो मजा ही नहीं है, क्या सीए का क्वेश्चन नहीं बनता फिर तो ये, है ना। तो इस पे ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो इसको क्या करेंगे, घुमाएंगे। कैसे घुमाएंगे? देखो, ड्रॉ ने ड्रॉई के ऊपर बिल ड्रॉ किया 2 महीने का, ड्रॉ ड्यू डेट पे ड्रॉई के पास गया, ड्रॉई बोला सर मेरे पास पैसे नहीं है, प्लीज मुझे थोड़ा और मोहलत दे दो। हो सकता है ना, तो वो मोहलत मांगेगा, मोहलत मांगेगा तो और 1 महीने के लिए वो रिन्यू हुआ, और 1 महीने के लिए रिन्यू हुआ, तो फिर 1 महीने बाद वो इसके पास गया, हाँ पैसे दे। अब तब या तो वो पैसे दे रहा है या तो डूब जा रहा है। डूब जा रहा है तो कुछ पैसा रिकवर हो रहा है, कुछ पैसा नहीं हो रहा है, कुछ पैसा बैड डेट्स, कुछ पैसा मिला, ऐसा कहानी बनाएंगे। ठीक है,
तो ऐसा हो सकता है, और कभी कभी ये भी हो सकता है, ठीक है, ड्रॉ ने ड्रॉई के ऊपर बिल ड्रॉ किया, ड्यू डेट के पहले ड्रॉ गया, ये बाबा मेरे को ना कोई लाइबिलिटी नहीं होना रे बाबा, ठीक है ना, या ड्रॉई, सॉरी नॉट ड्रॉ, ड्रॉई बोल रहा है कि मेरे को कोई लाइबिलिटी नहीं होना, ये बाबा 2 महीने कौन रुकता रे बाबा, तू एक काम कर, संडे को आना, ठीक है, मस्त ना के आना तू, ठीक है, मैं अब भी पैसे देता तेरे को, अर्ली पेमेंट, ठीक है, ऐसा अर्ली पेमेंट को कहा जाता है रिटायरमेंट ऑफ बिल, ठीक है। उसमें क्या, समझे बात को, ये पूरा का पूरा अक्खा चैप्टर क्यों बन गया, ये इसलिए बना कि इसमें अलग अलग बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है, तो वो पॉसिबिलिटीज में क्या किया जाएगा, दैट इज व्हाट इज दिस चैप्टर ऑल अबाउट। जमा एक ओवरऑल आइडिया दे दिया कि क्या है, ठीक है। अब जल्दी से शुरू करते हैं हम लोग। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को जन्म दिया, कौन से, चेकी हुई, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट। चेकी हुई हमको ऑलरेडी आंदा है, बस बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट देख रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ठीक है, तो मैं आपको इसका बता दे रहा हूं डेफिनेशन, ये डेफिनेशन आप लोग अभी लिख लो, लेकिन कुछ कुछ जगह पे मैं आप लोगों को कुछ और तरह से लिखवाऊंगा, यहां पे तो डायरेक्टली लिखवा रहा हूं, लेकिन कुछ जगह पे मैं चाहूंगा कि आप खुद होके लिखो, ये तो लीगल डेफिनेशन है, इसलिए मैं खुद होके लिखने का बोल नहीं सकता आपको, है ना। तो इसमें कुछ शब्द है जिन पे हमें ध्यान देना होगा, ठीक है, तो ये यहां से लिख लो आप लोग इसको, ठीक है। पहले वो बॉक्स में लिखो वहां पे डेटेड, इससे क्या समझ में आ रहा है, बिल ऑफ एक्सचेंज में एक डेट मेंशन होना चाहिए, ठीक है। जैसे चेक में आप लोग सोच के देखो, अगर कोई डेट ही मेंशन नहीं है, अनडेटेड चेक हो सकता है क्या, डेट तो होना चाहिए ना यार, इसका कोई लाइफ तो डिफाइन होना चाहिए, इसलिए इट शुड ऑलवेज बी डेटेड, ठीक है। पहले लिख लो उसको। कुछ बातें मैंने ऑलरेडी हाईलाइट करके रखे हुए हैं, इन बातों का सबको ध्यान रखना है। हाँ जी, स्टैम्प पेपर, स्टैम्प पेपर भी आएगा, इट इज ए लीगल डॉक्यूमेंट, यस। अब आगे बढ़ते वक्त 2 तरह के चीजें आपके मन में आएंगे, एक लीगल बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में आएंगे, और एक अकाउंटिंग क्वेश्चंस आएंगे। तो मैं वही कह रहा हूं, मैं लीगल एरिया पे थोड़ा शॉर्टकट करूंगा, ठीक है, क्या हुआ, अच्छा लीगल एरिया में थोड़ा शॉर्टकट करूंगा क्योंकि आ गया है अभी लॉ में, ठीक है। मैं सिर्फ अकाउंटिंग एरिया में फोकस करूंगा। लिख लिया सबने, जल्दी से इसके कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर अकाउंट्स और लॉ दोनों में क्वेश्चन आ सकता है, इसको डिटेल में आप लॉ में ही पढ़ोगे, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। डेफिनेशन में सबसे पहली बात डेटेड है, दूसरी बात ये कौन बना रहा है, बिल ऑफ एक्सचेंज कौन बना रहा है, द सेलर, हु मेक्स इट, द सेलर, तो सेलर को हम बोलेंगे एज द ड्रॉवर, ठीक है, यस। अब एक्सेप्टेंस इसमें जरूरी होता है क्योंकि भाई जिसको पैसे देने हैं उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है, समझ लो बात को। आज के डेट में मैं ऐसे ही कोई एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना लूं, ठीक है, और मैं बोल देता हूं कि टीका तुझे मुझे 5 लाख रुपए देने 2 महीने बाद, अरे भाई ऐसे ही कैसे देने हैं उसका एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए ना, समझ रहे हो बात को। तो पैसों का मामला है भाई, पैसों के मामले में जिसको भी पैसे देने हैं उसका एक्सेप्टेंस जरूरी है, वैसे और भी जगह पे जरूरी है खैर
हाँ, चलो एनीवेज, आगे क्या दिख रहा है? बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट। सर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? अरे नहीं रे बाबा, लीगल इंस्ट्रूमेंट। लीगल इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, ओरल नहीं होना चाहिए भाई, कानून का मामला है और इंडिया में रहते हैं। ओरल एग्रीमेंट रहा तो कोई भी कभी भी मुकर सकता है, तो इट हैज टू बी इन राइटिंग, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। मतलब ऑर्डर वर्ड पे ध्यान देना। बिल ऑफ एक्सचेंज सेलर बनाना है, हु हैज टू टेक द मनी, करेक्ट? सो एज अ रिजल्ट द लैंग्वेज विल बी क्लियरली ऑफ एन ऑर्डर। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज जैसे, और फॉर एग्जांपल मैं ऐसा कह रहा हूं कि मैं आप में से किसी को भी कह रहा हूं ऐसा कि प्लीज स्विच ऑन द एसी, प्लीज स्विच ऑन द एसी। क्या लैंग्वेज आपको ऑर्डर का दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, लेकिन वही बोला स्विच ऑन द एसी, समझे? ऑर्डर। तो आपको लैंग्वेज कुछ इस तरह से दिखना चाहिए कि इट शुड बी ऑर्डर, और वो भी अनकंडीशनल, बिना किसी शर्त के। ठीक है? तो शर्त अक्सर आप लोग रखते हो, मैं तो नहीं रखता। जैसे आप लोग बोलते हो ना मुझे, सर एसी ऑन तो कर देंगे लेकिन 5 मिनट में छोड़ना पड़ेगा क्लास। शर्त रखते हो ना, सर 10 मिनट के लिए ऑन करेंगे फिर बंद करना पड़ेगा, समझे ना? तो ऐसा नहीं, कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर। मेकर कौन है? ड्रॉर, दैट इज सेलर। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, भैया किसको पैसे देने हैं, किसको पैसे लेने हैं, दैट पर्सन शुड बी सर्टेन। ठीक है? ऐसे नहीं हवे में 5 लाख रुपए इज टू बी कलेक्टेड, अरे कौन देने वाला है भाई, कुछ तो लिखो वहां पे। तो डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी मतलब जैसे मैं कहता हूं कि आपको 5 लाख रुपए देने, सर्टेन सम, लेकिन मैं अगर कहता हूं पे मी 5 lakhs प्लस समथिंग मोर एज यू विश, यार कितना, इट इज नॉट क्लियर। या मैं कहता हूं पे मी 5 lakhs प्लस इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट, कितने पीरियड का इंटरेस्ट, कुछ नहीं बोला, प्लस इंटरेस्ट। समझे बात को? तो इट इज नॉट अ सर्टेन सम, गेटिंग मी? तो इट शुड बी अ सर्टेन सम ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन। यानी या तो ड्रॉर खुद को पेबल दिखाएगा वो, या तो वो चाहे तो किसी और को भी पेबल दिखा सकता है। ठीक है? टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन। ठीक है? यहां 3 पार्टीज हो सकते हैं, एक हुआ ड्रॉर जिसने बनाया, एक हुआ ड्रॉई, और अगर ड्रॉर ने किसी और को पेबल दिखाया तो वो बंदे को कहा जाएगा पेई। ड्रॉर, ड्रॉई, पेई, 3 पार्टी हो सकते हैं, हो सकता है 2 ही हो सकता है 3 हो। ड्रॉर और ड्रॉई तो होंगे ही, लेकिन अगर चाहा तो वहां पे पेई नाम का भी एक बंदा बनाया जा सकता है। ठीक है? ये क्लियर हुआ? दैट इज बिल ऑफ एक्सचेंज। अब उसके बाद लिखो प्रोमिसरी नोट अगले पेज में। जाहिर सी बात है ये भी डेटेड होना चाहिए, डेट जरूरी है भैया। अरे तारीख, तारीख जरूरी है। डन।
हो गया? चलो देखते क्या कह रहे हैं। प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, पहला तो वही है, नॉट बीइंग अ बैंक नोट और अ करेंसी नोट। ठीक है, करेंसी नोट बोले तो पैसा, देखने जाओ ना तो ये भी एक तरह से, देखो कोई नोट है सबके पास, निकालो कोई भी एक नोट निकालो, जो भी नोट है कोई भी नोट निकालो, घबराओ मत, मैं लेने नहीं वाला किसी से नोट, सिर्फ देखने बोल रहा हूं, निकालो। ये क्या हो गया? आराम से आराम से निकाल लिए। यस, नोट में जहां गांधी जी है वो वाले साइड में देखो बाजू में क्या लिखा है, मैं धारक को, दिख रहा है? जो भी आपका नोट है 200 500 हजार, हजार तो है नहीं, छोड़िए 100, जो भी है लिखा है वहां पे, रुपए अदा करने का वचन देता हूं। अंग्रेजी में भी लिखा है आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ 200, जब जो भी है लिखा है ऐसा। सो व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ प्रॉमिस। तो सर ये प्रॉमिसरी नोट हो गया क्या? इसलिए लिखा है वहां पे नॉट बीइंग अ बैंक नोट और अ करेंसी नोट। ओके, इसको छोड़ के, ओके, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, रख दो नोट वापस, हो गया, काम हो गया। ठीक है, रख लिया। डॉलर लेके घूम रहे भाई रईस लोग, कितना है? अच्छा $1, क्या है? मैं बोला कि ठीक है ठीक है, ओके, मैं रईस बोल रहा था उसको, यहाँ पे तो 100 वाले उससे अमीर है। हाँ ठीक है, अच्छा होते भी नहीं है। चलो चलो, एनीवेज एनीवेज, तो इट कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग मतलब क्या होता है? अंडरटेकर नहीं, WW अंडरटेकर, अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग मतलब एन ऑब्लिगेशन रिकग्निशन। ठीक है, सरकार में आपको पैसे दे दूंगा सर, पक्का दे दूंगा सर, प्रॉमिस, आई शपथ। ठीक है, दैट इज एन अंडरटेकिंग। ठीक है, बट इट शुड बी अनकंडीशनल, मतलब जरा सोच के देखो, आई प्रॉमिस टू पे यू 1 लाख प्रोवाइडेड आप मेरे साथ बैंक रॉबरी के लिए चलो। ऐसा नहीं होता, समझे बात को? तो इट शुड बी अनकंडीशनल, गेटिंग मी? तो अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइंड बाय द मेकर, यहां पे जो पैसे देने वाला है वही बना रहा है, इसलिए उसका सिग्नेचर जरूरी है, उसका सिग्नेचर ही उसका एक्सेप्टेंस है। समझ रहे हो बात को? सो साइंड बाय द मेकर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, आगे का वही है, सर्टेन सम मनी शुड बी सर्टेन ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन। ठीक है, तो यहां पे दो ही पार्टी होते हैं, एक बंदा है मेकर, मेकर कौन है यहां पे? द बायर, द परचेजर। ठीक है, और दूसरा पार्टी कौन होगा? सेलर। ठीक है, सेलर को कहेंगे यहां पे पेई, सिंपल है, जो पैसे देता है वो पेयर है, और जिसे पैसे देना है वो पेई। ठीक है, बाकी तो लीगल लैंग्वेज के लिए मैं छोड़ देता हूं, इतना ही है जो आपको ध्यान में रखने का है। ठीक है, यहां पे अभी आगे ये ऑलरेडी मैंने यहां पे छाप के दे दिया है, कभी कभी ऐसे अकाउंट्स में क्वेश्चंस आते हैं, सुपर सिंपल थियरी क्वेश्चन। ठीक है, आराम से इसके बारे में आप लिख सकते हो, अगर आपको डेफिनेशन याद है तो हो जाएगा इसमें ही काम। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे, एंड प्रॉमिसरी नोट इज अनकंडीशनल अंडरटेकिंग टू पे। इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है? ऑर्डर और अंडरटेकिंग, करेक्ट? ओके, बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी हो सकते हैं, ड्रॉ, ड्रॉई एंड पेई। प्रॉमिसरी नोट में 2 ही होंगे, मेकर एंड पेई, ध्यान में रहेगा। तीसरा, बिल इज ड्रॉन बाय द क्रेडिटर। ठीक है, देयर आर 2 पर्सन, सेलर, बायर। सेलर को पैसे देने हैं और ड्रॉर से पैसे लेने हैं, करेक्ट? तो एज अ रिजल्ट कौन बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ कर रहा है? क्रेडिटर, जिसको पैसे देने हैं। ठीक है, और प्रॉमिसरी नोट कौन बना रहा है? द डेटर, जिससे पैसे लेने हैं। गेटिंग मी? उसके बाद ड्रॉई एंड पेई कैन बी द सेम पर्सन बिल ऑफ एक्सचेंज में। ड्रॉई मतलब जिसको पैसे देने हैं, अच्छा सॉरी ड्रॉर, हाँ मैंने गलत बोला,
ड्रॉर एंड पेई कैन बी द सेम पर्सन। ड्रॉर मतलब जिसने बिल बनाया, ठीक है, जैसे मैं बिल बना रहा हूं तो हो सकता है मैं खुद को ही पेबल रखूं या मैं किसी और को भी पेबल रख सकता हूं, लेकिन मैं खुद को भी पेबल बना सकता हूं। तो ड्रॉर एंड पेई कैन बी द सेम पर्सन। लेकिन मेकर एंड पेई नहीं भाई, मेकर तो उसको तो पैसे देने हैं, करें? तो मेकर एंड पेई कैन नॉट बी द सेम पर्सन। इधर कौन बना रहा है? ड्रॉर बना रहा है। इधर कौन बना रहा है? मेकर यानी परचेजर बना रहा है। बस सिंपल लिख सकते हो। ऐसे 3 या ज्यादा से ज्यादा 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा। 5 मार्क का आ गया तब तो बोनस हो गया यार। जितने मार्क का क्वेश्चन उतने पॉइंट लिखने हैं। अगर 3 मार्क का आया तो 3 ही पॉइंट लिखना। यहां पे वो बीकॉम वाला स्टाइल मत लगाना, पेजेस भर के आ गए, वैसा कुछ मत करना, ठीक है? यहां पे पॉइंट टू पॉइंट लिख के आना है बस। जम गया? तो थ्योरी समझ में आ गया सब लोगों को? चलो अब थोड़ा कैलकुलेशन में आता है। कैलकुलेशन में सबसे पहला चीज जो है ये है ड्यू डेट का कैलकुलेशन, ठीक है? ड्यू डेट का कैलकुलेशन ज्यादा अच्छे से आप लोग लॉ में पढ़ोगे, मैं यहां पे सिर्फ कैलकुलेशन वाले एरिया पे फोकस कर रहा हूं, ठीक है? चलो ध्यान देंगे। सबसे पहली बात, बिल में आप लैंग्वेज को देखना क्वेश्चन में, इट कैन बी आफ्टर डेट या इट कैन बी आफ्टर साइट, ठीक है? दोनों में क्या फर्क है सर? फर्क यह है कि आफ्टर डेट मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ बिल, फ्रॉम द डेट ऑफ बिल, एंड आफ्टर साइट दिखा तो फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। नाउ इट इज क्वाइट पॉसिबल ना कि ड्रॉर ने 4 तारीख को बिल ड्रॉ किया लेकिन ड्रॉई ने 10 तारीख को बिल एक्सेप्ट किया। पॉसिबल है? डिफरेंस हो सकता है ऐसे दिनों में। तो मैं कब से काउंट करूं, 4 तारीख से कि 10 तारीख से? तो दैट डिपेंड्स ऑन द लैंग्वेज, वर्डिंग्स ऑफ द बिल। अगर वर्डिंग्स में लिखा है आफ्टर डेट तो भैया एक्सेप्ट तू कभी भी कर, भाड़ में गया, 4 तारीख से ही काउंटिंग शुरू करेंगे, ठीक है? और अगर आफ्टर साइट वर्ड लिखा है तो भैया कब ड्रॉ किया वो भाड़ में गया, काउंटिंग कहां से शुरू होगा? फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो शब्दों पे ध्यान देना है, ठीक है? ये हो गया। अब ड्यूरेशन 2 तरह के आएंगे हमारे पास, एक मंथली और एक डेज में। मंथली और डेज में, ठीक है? ईयरली हो नहीं सकता, ठीक है? वीकली हो सकता है लेकिन वो हमको पूछा नहीं जाता, ठीक है? तो मंथली और इसमें पहले मंथली में आते हैं। अब मंथली में जरा सोच के देखते हैं। जैसे हम लोग मंथ्स काउंट करते हैं, मैं 3 महीने काउंट करने बोलता हूं, तो आज का डेट क्या है? 31 मार्च, ठीक है? अच्छा चलो मैं पहले एक इजी डेट देता हूं। जैसे मान के चलो 15 मार्च से मुझे काउंटिंग शुरू करना है, 15 मार्च से, ठीक है? तो 15 मार्च से 1 महीने कब खत्म होते बताओ? 15 अप्रैल कि 14 अप्रैल? किसी के मन में 14 अप्रैल आ रहा है? नहीं आ रहा। लेकिन काउंटिंग करते वक्त हो सकता है क्या ऐसा कि सर 1 महीना इसके अगले महीने के जो पहला दिन होगा वहां पे खत्म हुए, क्योंकि 15 तारीख से तो अगला महीना शुरू हो गया। देखो कंफ्यूजन आ सकता है, कुछ लोग बोलेंगे कि सेम डेट में 1 महीने खत्म हुए, कुछ लोग बोलेंगे कि लास्ट डेट में 1 महीना खत्म हुआ। अब लोग ऐसा उल्टा सीधा सोचेंगे तो मल्टीपल ड्यू डेट आने लगेंगे यार, है ना? तो इसके लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट ने इसको क्लियर कर दिया, बोला कि भाई जिस दिन से तुम काउंटिंग शुरू कर रहे हो ना, अगले महीने के उसी दिन को 1 महीना खत्म होगा, ठीक है? तो अब जरा सोच के देखते हैं, आज का डेट क्या है? तो आज से 1 महीना कब खत्म हो रहा है? आया गड़बड़ यार? अप्रैल में तो 31 होते ही नहीं है। पहली बात तो आपको सबको कितने कौन से महीने में कितने दिन होते हैं वो याद है ना, कि ऐसा है? ऐसे ही है क्या? याद रखो भैया। जैन में कितने दिन? फेब में 28/29। इस साल कितने हैं? इस साल 29 थे, अभी तो हो गया इसलिए याद है, ठीक है? लीप ईयर था। लीप ईयर कैसे समझेंगे? डिवाइड बाय 4, बरोबर? हाँ। फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अच्छा 31, 30 नहीं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जून, सितंबर, मार्च, जुलाई, अक्टूबर। ये एकदम से ध्यान में आना चाहिए, ठीक है? ऐसे डिपेंडेंट रहोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, उतना टाइम है नहीं हमारे पास, ठीक है? चलो एनीवेज, तो अब मैं अगर आपको कह रहा हूं कि 31 से 1 महीना काउंट करना है, तो अप्रैल के 31 तो है ही नहीं, तब क्या करूं? तो लॉ कहता है कि इन दैट केस लास्ट डेट ऑफ द मंथ में ही ईयर कंप्लीट हो रहा है, ऐसा मान लेना। तो जैसे जनवरी 31 से 1 महीना काउंट करना है,
तो जनवरी 31 से 31 फरवरी आता ही नहीं, 31 छोड़ो 30 भी नहीं आता, है ना। तो ईयर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, 28 या 29 को एक महीने कंप्लीट हो गया ऐसा मान लिया जाएगा। क्लियर हो गया इतना? दैट इज अबाउट मंथली, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और होता है, जैसे इंस्टीट्यूट, आप लोगों ने सुना है कभी आप लोगों को ग्रेस मार्क्स देता है इंस्टीट्यूट? ऐसा इंस्टीट्यूट क्लेम करता है वैसे? हाँ, अच्छा ठीक है यार, मैं समझ गया, कुछ लोगों को थोड़ा दुख रहा है, सर ऐसे बातें मत किया करो सर, ठीक है ठीक है, वो है, अब बोलता है इंस्टीट्यूट ऐसा क्लेम करता है। हाँ, ऐसे क्लेम नहीं करने चाहिए, है ना, लेकिन ठीक है यार जो भी हो। तो वैसे ही इधर भी ग्रेस डेज होते हैं। अब वो ग्रेस डेज का पुराने जमाने वाला लॉजिक था, जिसका आज के डेट पे कोई एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी वो चले आ रहा है। क्या लॉजिक था कि भैया वो जमाने में एटीएम नहीं रहते थे, अगर किसी को पैसे निकालने तो बैंक जाना पड़ता था। अब बैंक पब्लिक हॉलिडे, संडे, ये सब दिनों में बंद रहता था, है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो भी काउंटिंग करके दिन आ रहा है उससे 3 दिन ग्रेस के दे दिए थे। कितने दिन? 3 डेज, ठीक है। अच्छा, तो 3 डेज ऑफ ग्रेस में क्या होगा सर? चलो एक बार देखते हैं वहां पे। तो देखो वहां पे काउंटिंग, इफ बिल इज ड्रॉन ऑन 30 दिसंबर एज पेबल 3 months आफ्टर डेट, वहां पे लिख दो डेट, ठीक है। तो 30 दिसंबर से आपको 3 महीने काउंट करने हैं। तो 30 दिसंबर से 30 जनवरी को 1 महीने हो गए, 30 अरे फरवरी में तो 30 है ही नहीं, तो 28 या 29 को 2 महीने हो गए, और 30 मार्च को 3 महीने हो गए। समझे? 30 दिसंबर से काउंटिंग करना है, तो 30 दिसंबर से एग्जैक्ट 30 ऑफ जैन, एग्जैक्ट 30 है ही नहीं, तो लास्ट डेट जो भी है 28 है, 29 और 30 मार्च, ये 30 मार्च को खत्म हो गए 3 महीने। तो अब 30 मार्च को जिस दिन में खत्म हुआ, वहां से थर्ड डे, यानी फर्स्ट, सॉरी 30th के बाद 31st, फर्स्ट, सेकेंड, सो व्हाट विल बी द ड्यू डेट? इट विल बी 2nd of April। जमा काउंटिंग सबको पक्का? एनीवन हैविंग एनी कंफ्यूजन? नो? ट्राई करोगे एक उसी के नीचे, इफ बिल इज ड्रॉन ऑन 15th of March as payable 2 months after date, कैलकुलेट करो। 18th of May, पक्का? अब 15 मार्च से कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, 15 मार्च से 15 अप्रैल, 15 मई, 15 मई जैसे ही आया उसके बाद थर्ड डे, 16, 17, 18, 18th of May will be the due date। सबको आ गया? इजी। चलो, अब ड्यूरेशन डेज में भी दिया जा सकता है। अगर डेज में दिया है तो आपको सिर्फ एक छोटी सी बात का लक्ष्य रखना पड़ेगा, क्या? द डेट विच कम्स आफ्टर एडिंग स्टेटेड नंबर ऑफ डेज टू द डेट ऑफ बिल शैल बी द ड्यू डेट। नोट दैट द डेट ऑफ बिल इज एक्सक्लूडेड। जिस दिन में बिल ड्रॉ या एक्सेप्ट हुआ उस दिन को छोड़ देने का, उसके अगले दिन से काउंटिंग करना शुरू करना है। जैसे 15 का बिल है तो 15 छोड़ दो, आप 16 से काउंट करोगे, ठीक है। बस इसी का ध्यान रखना है आपको, ओके। देखो वहां पे एक एग्जांपल दिया है, इफ बिल इज ड्रॉन ऑन 30 दिसंबर एज पेबल 45 डेज आफ्टर साइट, क्या कहा? आफ्टर साइट। आफ्टर साइट से क्या समझ में आ रहा है? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से काउंट करना है, तो मेरे को 30 दिसंबर नहीं देखना है। व्हाट इज द बिल ऑफ एक्सेप्टेंस डेट? 7 जनवरी। तो मुझे कहां से काउंटिंग करना है? 7 जनवरी से। लेकिन क्या मैं 7 को काउंट करूंगा? नो, 7 को छोड़ दो। मैं कहां से काउंट करूंगा? 8, ठीक है। 8 तारीख से 45 डेज कहां खत्म हो रहा है ये मुझे काउंट करना है। अब काउंटिंग जब दिनों में आता है सबका अपना अपना स्टाइल होता है। कुछ लोग ऐसा करेंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। कुछ लोग ऐसा करेंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, आपको जैसा कंफर्टेबल हो रहा है वैसे काउंटिंग करो, लेकिन मैं वो बता रहा हूं जिसमें टाइम बचेगा। तो टाइम कैसे बचेगा? देखो यहाँ पे 45 डेज का टोटल टाइम है, ठीक है। आप देख लो यार, जनवरी के कितने दिन? जनवरी के दिन माइनस कर दो, 8 से 31, 31 में से आप माइनस करो 7 डेज। 8 तारीख को काउंट करने का है तो 7 दिन माइनस करो। तो 31 में से 7 दिन माइनस किए तो 24 डेज। तो जनवरी के 24 डेज माइनस कर दिए, 21 बचे। अगले महीने के 21 है दिन, तो अगले महीने के 21 को 45 डेज खत्म हो रहे। ये जमा?
नहीं जमा तो ऐसे करके भी काउंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, चलेगा। लेकिन यहां पर कैसा करने का मैं फिर से एक बार बता रहा हूं। आपको टोटल 45 डेज चाहिए, जनवरी के 7 दिन छोड़ने हैं, राइट? तो 31 में से 7 दिन माइनस कर दो, जनवरी के 24 डेज, 24 दिन तो जनवरी में एक्सपायर हो जा रहे हैं, तो 45 में से 24 दिन माइनस कर दिए जो जनवरी में एक्सपायर हो गए, बच्चे 21। फरवरी में 21 आता है, यानी 45 दिन एग्जैक्टली 21 ऑफ फेब को ही खत्म होंगे, ठीक है? तो 21 ऑफ फेब से 3 दिन, 22nd, 23rd, 24th, तो 24th ऑफ फेब विल बी द ड्यू डेट। कहते क्या चीज? नहीं, ऐसा नहीं है, डेज में भी ग्रेस आता है, बिल्कुल डेज में भी ग्रेस आता है। ग्रेस एक खास जगह पे नहीं लिया जाता, वो मैं बताऊंगा आपको, वो मैं लिखवाऊंगा अभी आपसे, ठीक है? ये जमा सबको ओके। एग्जांपल, इफ बिल इज ड्रॉन ऑन 15th ऑफ मार्च एज पेबल 60 डेज आफ्टर डेट। पहली बात, कोई भी 60 डेज को 2 महीने एज्यूम करके कैलकुलेट मत कर लेना, कोइंसिडेंटली में आंसर सही आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इसलिए 60 डेज के हिसाब से ही करना। 17th ऑफ मई, पक्का? सबने किया? एनीवन स्टिल काउंटिंग? रुक जाता हूं मैं, थोड़ी देर रुक जाता हूं, ऐसे भागना नहीं, आराम से सब लोग सॉल्व करो। इसके पहले, अभी मेरे लिए काम आसान हो गया, इसके पहले लीगल एरियाज को लेके भी मेरे पास बहुत क्वेश्चंस आते थे, लीगल कुछ कुछ क्वेश्चंस सही में थोड़े जेन्युइन वाले क्वेश्चंस आते हैं, कुछ कुछ जेन्युइन नहीं बोलूंगा, फालतू क्वेश्चन है वो एक्चुअली, लेकिन कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आते हैं। अभी मैं बच जाऊंगा, अभी मैं लॉ के टीचर को फंसा दूंगा ठीक है भैया, लीगल क्वेश्चन आया तो लॉ के टीचर को पूछो ठीक है, तो बताऊंगा मैं आपको क्या है वो, ठीक है? हो गया यहां तक? चलो ये वाला सॉल्व कर लिया सबने। 60 डेज काउंटिंग करने का है, कैसे काउंटिंग करेंगे सर? देखो सिंपल तरीका है, पहले मैंने यहां पे लिख दिया 60, ठीक है? व्हाट इज द डेट ऑफ बिल? 15 मार्च, यानी मार्च के 15 दिन छोड़ देने अपने को, तो मार्च के 31 डेज होते हैं, 15 दिन छोड़ दिया, यानी मार्च में एक्सपायर हो रहे हैं 16 दिवस। अभी भी कितने बच गए? 44 डेज, यानी अप्रैल भी एक्सपायर हो जाएगा, तो अप्रैल के 30 दिन एक्सपायर हो गए, क्या बचा? 14th, ये आया मई, है ना? यानी 60 डेज कब खत्म हो रहे हैं? 14th ऑफ मई को, तो वहां से 3 दिन, 15, 16, 17, यानी 17th ऑफ मई विल बी द ड्यू डेट। जम गया? इजी छे। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे मैं आपसे लिखवा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सब लोग लिख लेंगे एक एक करके, ठीक है? यस, राइट डाउन देयर। पहला, if bill is made payable on a specific date, due date will be that specific date, and यहां grace days won't be adjusted। कहने का मतलब, अगर मैंने बिल ड्रॉ किया, मैंने कहा कि आपको 15 मार्च को पैसे देने हैं, तो मतलब 15 मार्च को ही देने हैं, यहां पे 3 दिन ग्रेस के ऐड नहीं होंगे। इफ इट इज पेबल ऑन अ स्पेसिफिक डेट, वही डेट ड्यू डेट माना जाएगा, यहां ग्रेस डेज ऐड नहीं होंगे। अब कुछ और बातें जो लिखे हैं, ये पुराने जमाने के हिसाब से लिखे हैं, आज के डेट पे आउटडेटेड है। देखो पुराने जमाने में पब्लिक हॉलिडे के दिन बैंक बंद होते थे, आज का जमाना अलग है, बैंक बंद रहे तो भी क्या, एटीएम है ना, टेंशन क्या है, ठीक है? हाँ, एटीएम में लंच ब्रेक, हाँ हाँ, मैं वही बोला, मैं एटीएम बोला तो तुम लोग लंच ब्रेक बोल रहे हो, बोला एटीएम में कौन सा लंच ब्रेक बोल रहे हो तुम लोग बोला हाँ, ठीक। एनीवेज,
तो भैया अगर छुट्टी का दिन आया, अपन ने काउंटिंग किया मस्त, तो ग्रेस डेज वगैरह ऐड करके वो संडे का दिन आया या छुट्टी का दिन आया, तो क्या करूं सर? तो फिर प्रीवियस वर्किंग डे को मान लिया जाएगा एज द मैच्योरिटी डेट, जो भी उसके पहले वाला दिन है। जैसे अपन ने काउंट किया और आया 26 जनवरी, 26 जनवरी, तो क्या मान लेंगे अपन? 25 जनवरी, ठीक है, प्रीवियस डे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ द हॉलीडे इज नोन, तो उसके पहले वाला दिन, ठीक है। अब सर पब्लिक हॉलीडे क्या मानेंगे सर? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। पब्लिक हॉलीडे क्या मानेंगे, क्योंकि पब्लिक हॉलीडे तो बहुत अलग अलग रहते हैं, ठीक है। सो इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन तीन ही डेट मानेंगे, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, बस। इसके अलावा और कोई नहीं मानेंगे, ठीक है। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड, अगर एग्जाम में क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है कि भाई सो एंड सो डेट इज पब्लिक हॉलीडे, जैसे मान के चलो बोला है कि 30 सितंबर इज पब्लिक हॉलीडे, ऐसा बोला है, तो उसको मान लेने का, ठीक है। अदरवाइज सिर्फ 3 दिन हमारे हिसाब से पब्लिक हॉलीडे, कौन से? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, ठीक है। अब इफ द डेट ऑफ मैच्योरिटी फॉल्स ऑन अ सडन हॉलीडे, सडन हॉलीडे मतलब बंद, इमरजेंसी हॉलीडे, बंद डिक्लेयर कर लिया, या कभी कभी सरकार भी हॉलीडे डिक्लेयर करते, कोई सेलिब्रिटी किसी का अगर कुछ भी डेथ हुआ या एनीथिंग लाइक दैट, तो वो एक दिन की छुट्टी अनाउंस कर देते हैं, ऐसा होते रहते कुछ कुछ चीजें, सडन हॉलीडे, ठीक है। लॉकडाउन वॉज सडन हॉलीडे, हॉली मंथ्स, हॉली ईयर, ठीक है, दैट वाज आल्सो सडन, नोबडी एक्सपेक्टेड इट, बराबर। मतलब एकदम से डिक्लेयर हुआ, पहले सब लोग सोच रहे कि कुछ दिन का होगा, फिर सोचे कुछ महीने का होगा, 1-2 महीने में, पहले पहले याद है क्या, वो गर्मी होगा जैसे समर चालू होगा खत्म हो जाएगा, ये सोच के बैठे थे सबके सब, ठीक है। फिर बोले कि बरसात में खत्म होगा, फिर बोले ठंड में खत्म होगा, हुआ ही नहीं चलता गया। फिर बाद में सब लोगों का भी याद, सर याद मत दिलाओ सर, झाड़ू मारा, पोछा मारा, बर्तन धोए, कपड़े धोए, खाना बनाया, क्या क्या नहीं किया सर। मैंने क्या किया? मैंने ये सब कुछ किया। कोइंसिडेंटली मैं लगभग शुरुआत में जब एकदम बहुत ज्यादा डर था ना, तो वो टाइम तक आई वॉज नॉट इन माई होम, मैं एक बैच लेने गया था और एकदम से लॉकडाउन डिक्लेयर हो गया। लॉकडाउन डिक्लेयर हो गया तब डर भी था, बाहर निकलने की हिम्मत नहीं, और तब एकदम इनिशियली वो ट्रेन बस में भी रेस्ट्रिक्शन लग गए थे ना। मेरे पास मेरी खुद की कार है, लेकिन बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही, डर लग रहा है। और जहां पे मैं मुझे रुकाया गया था वहां पे मैं अकेला हूं, दैट वाज नॉट अ होटल, दैट वाज अ फ्लैट, ठीक है। मैं अकेला हूं उधर, तो पूरा झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब, ठीक है। और टीवी भी नहीं था मेरे पास, रामायण महाभारत भी नहीं देख पाया ठीक है, बस फोन था, फोन के सहारे, बस क्या करेंगे भी। ये लोग ना, हाँ करेक्ट, चलो चलो चलो, ओके। सडन हॉलीडे अगर आ गया, देन सब्सिक्वेंट वर्किंग दिवस को माना जाएगा एज द ड्यू डेट, ठीक है। अगला दिन पब्लिक हॉलीडे आया तो पिछला दिन, और अगर सडन हॉलीडे आया, अननोन हॉलीडे आया, तो अगला दिन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, ये लॉ के टीचर को पूछना, मेरे को नहीं सर हमने काउंटिंग किया तो जो दिन आ रहा है ना, वो वाला दिन इज अ पब्लिक हॉलीडे, ठीक है, तो उसके पहले वाला दिन लेने का, लेकिन वो पहला वाला दिन जो है ना वो सडन हॉलीडे, वो लॉ 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 में अभी मेरे को नहीं, ठीक है। लिख लिया ये सब लोगों ने? चलो, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बाद ये कुछ मैंने एग्जांपल्स देखे रखे हैं, यहाँ पे पजल्स देखे रखे हैं, ये आपके प्रैक्टिस के लिए दिया है मैंने। और प्लीज अंडरस्टैंड, यहाँ पे ये हाईलाइट कर दे रहा हूं मैं, 1 अप्रैल और 30 सितंबर को भी पब्लिक हॉलीडे मानना है आपको इस एग्जाम्पल में। ये सभी में 1 अप्रैल और 30 सितंबर, मतलब आप लोग टोटल 5 पब्लिक हॉलीडे मानोगे। कौन से? 26 जैन, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 1 अप्रैल और 30 सितंबर, ठीक है। इसके हिसाब से काउंटिंग करके देखने का अपने को, कर पाओगे पक्का? तो ये आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, ठीक है। चलो
अब नेक्स्ट हम लोग आ जा रहे हैं अकाउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। ठीक है, अकाउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। ठीक है, राइट डाउन देयर, सबसे पहले बॉक्स में द पर्सन हु विल रिसीव द मनी मेक्स बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। राइट डाउन पहले पहले बॉक्स में। The person who will receive the money makes bills receivable account. The person who will pay the money makes bills payable account. ये पहले भी बताया था। अब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से द रिसीवर विल ऑलवेज कॉल इट एज बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट में कहेंगे बी ऑब्लिक आर। ओके, एंड जो पेयर होगा वो हमेशा बिल्स पेबल बोलेगा, बी ऑब्लिक पी, बस। ठीक है, दैट्स इट। टिल द टाइम बिल गेट्स मैच्योर देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज। कौन से 4 पॉसिबिलिटी है? पहला पॉसिबिलिटी है बिल को रिटेन किया जाएगा, इंतजार किया जाएगा। ठीक है, जब तक कि बिल ऑनर या डिसऑनर नहीं होता, जो भी ड्यूरेशन ऑफ द बिल है उतने ड्यूरेशन के लिए इंतजार किया जाएगा। तो ड्रॉर खुद के पास बिल रिटेन करके रखेगा, ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन, बिल कैन बी डिस्काउंटेड बाय द ड्रॉर विथ अ बैंक। अब वहां पे वो डिस्काउंट वर्ड सोच के डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव मत सोचना, इट इज लाइक गेटिंग अ फाइनेंस। बिल ऑफ एक्सचेंज के बदले में आप बिल ऑफ एक्सचेंज को रख के वहां पे फाइनेंसिंग करवा रहे हो। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, बिल ऑफ एक्सचेंज को अगर आपने डिस्काउंटिंग कराया, दिस इज एक्चुअली अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। क्या कहा मैंने? इट इज अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। कैसे सर? देखो मेरे पास एक बिल है, मेरे को 3 महीने बाद पैसे मिलने वाले हैं, मैं बैंक से जाके बोलता हूं कि मेरे को आज ही पैसे दे दो, तो वो पैसे मेरे लिए कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आगे चल के बैंक उससे पैसे मांगने गया और उसने अगर मना कर दिया तो बैंक मुझसे ये पैसे वसूल कर लेगा, रिकवर कर लेगा। समझ रहे हो? तो दिस इज अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी फॉर मी। डिपेंड्स कि ड्रॉ इसे ऑनर करेगा कि डिसऑनर करेगा। ठीक है, ओके। तीसरा है एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट मतलब क्या हुआ कि मेरे को सेम मनी किसी और को देने का है, तो मैंने यही बिल ऑफ एक्सचेंज उसको दे दिया, एंडोर्समेंट। ठीक है, चौथा है सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। ये कलर मैच नहीं कर रहा, सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। ठीक है, अगर हम भुलक्कड़ हैं तो हम बैंक को भेज देंगे, वहां पे बाजू में लिख के रख दो फॉर भुलक्कड़। क्या लिखा मैंने? नहीं, स्पेलिंग गलत लिखा मैंने। क्या होगा? भुलक्कड़। वो भुलक्कड़ है क्या? अच्छा, ठीक छे, सबको जमा। ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो सिंपल केसेस होते हैं ना, ये वाले केसेस के ऊपर इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछता है, लेकिन वो क्वेश्चन को, अब आईसीआई है, आईसीआई इज नोन टू मेक इवन सिंपल थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो इसको कंफ्यूजिंग कैसे बनाता है ये मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। इंस्टीट्यूट क्या करेगा, अगर मान के चलो मैं आपको बिल ऑफ एक्सचेंज की पूरी कहानी बता दूं कि भाई ये डेट पे सेल हुआ, फिर इसने इसके ऊपर बिल ड्रॉ किया, फिर ऐसा ऐसा हुआ, रिटेन किया, डिस्काउंट किया, जो भी किया, फिर ऑनर हुआ, डिसऑनर हुआ, तो वो लाइन कनेक्टेड है, आई विल बी एबल टू थिंक, मेरे को दिक्कत नहीं जाती। ये बात इंस्टीट्यूट को भी मालूम है। तो इंस्टीट्यूट क्या करेगा, एक ही क्वेश्चन में 4-5 कहानी दे देगा, और चारों पांचों कहानी का पूरा एंट्री नहीं पूछेगा, चारों पांचों कहानी का एक एंट्री पूछेगा। मतलब कोई तो भी एक बिल था, उसमें ऐसा ऐसा हुआ था, फिर ना उसने ना एंडोर्स कर दिया, बताओ एंडोर्समेंट की एंट्री।
फिर कोई तो भी एक बिल था, उसमें मोहलत आया, लेकिन वो बोला कि नहीं अभी मेरे पास पैसे नहीं है, रिन्यू कर दो, बताओ रिन्यूअल की एंट्री। कोई तो भी एक बिल था, वहां पे बंदे के पास पैसे आ गए तो उसने पहले ही पैसे दे दिए, रिटायरमेंट की एंट्री। कोई तो भी एक बिल था जिसको उसने डिस्काउंट करवाया था, उसको डिसऑनर हुआ, फिर बैंक ने हमसे वसूली कर लिया, उसकी एंट्री बताओ। अरे यार, समझ रहे हो गड़बड़ क्या हो रहा है? वो एक कहानी नहीं देंगे, वो मल्टीपल कहानी दे देंगे, और मल्टीपल कहानी का कोई एक एंट्री आपसे पूछेंगे, तो वहां पे आपको सोचना आना चाहिए, लिंक लगाना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो वो देखने के लिए पहले तो इंडिविजुअल कहानी समझना पड़ेगा ना। पहले मेरे को पूरा डिटेल समझना पड़ेगा कि भैया रिटेन में क्या होता है, ऑनर हुआ तो क्या, डिसऑनर हुआ तो क्या, डिस्काउंटिंग में क्या होता है, ऑनर हुआ तो क्या, डिसऑनर हुआ तो क्या, एंडोर्समेंट में क्या होता है, ऑनर हुआ तो क्या, डिसऑनर, सब पूरा डिटेल पहले देखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम वो शॉर्टकट कहानी को समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट इजी है, ये लिखना बहुत इजी है, लेकिन इसमें थोड़ा आप लोगों से मैं चाहता हूं कि सब लोग लिखो, क्योंकि एक बात बताओ, ये वाला पार्ट बोरिंग भी है। अगर मैं आपको एक एक जर्नल एंट्री बता दूं और सिर्फ लिखवाऊं, तो थोड़े थोड़े देर में मेरे को 2-2 मिनट के अंदर में पूरे क्लास करते दिखाई देंगे। ठीक है, और 3-4 मिनट बाद मैं भी समझे बात को, तो वो लिखवाना बड़ा बोरिंग है, इसलिए यहां पर एक काम करेंगे अपन, मैं आपको समझाऊंगा लेजर बना के, आप लोग सिर्फ समझ लोगे, ध्यान से देखोगे, और उसके बाद आप लोग खुद यहां पे उसे लिखोगे। इट विल बी काइंड ऑफ अ चैलेंज टू यू कि लेजर बनाने के बाद आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द जर्नल एंट्री एंड यू विल बी एबल टू राइट देयर। देखो यहां पे ऑलरेडी ये बना हुआ है, ड्रॉअर का बुक, ड्रॉई का बुक। ठीक है, दोनों के बुक्स में क्या एंट्री होगा ये आपको समझने का है यहां पे, और यहां पे लिखने का है। ठीक है, चलो बता रहा हूं मैं अभी, सब लोग ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो भाई ये है, ठीक है, सेलर, ये है सेलर। ये ड्राइंग पेंटिंग के लिए ना मेरे को ना लीला को यहां पे बुलाना चाहिए, स्केच आर्टिस्ट है कि नहीं। एक तो वो शिनचैन बना देगा, दूसरा कोई भी बना सकता है, डिपेंड्स। बराबर, आज क्या बना है स्केच? अभी तक नहीं बना है? अरे पोस्टलज, क्या हो रहा है? वायलेंस मार रहे हो क्यों? अरे उसको देखो बेचारी को, उसको मारोगे बाद में गायब हो जाएगी, दिखाई नहीं देगी। हाँ ये बात तो बराबर, खैर नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। हाँ, तो ये हमारे सेलर भाव है। ठीक है, हैं, चलो ये नाम है इनका भाऊ। ठीक है, सेलर है भाऊ, फिर ये एक बायर है। ठीक है, ये भाऊ नहीं, इनका नाम क्या रख दिया अपन? हाँ, नहीं नहीं क्लास का कोई नहीं, कोई और। हाँ, कौन है ये? हाँ हाँ, नहीं नहीं कोई अलग नाम लेते ना अपन, श्री, चलो श्री, ये है श्री, श्री। ओके, हाँ, तो अब ऐसा हो रहा है कि भाऊ ने इसको सेल किया। ठीक है, चलो, तो पहला एंट्री ये क्या करना चाहिए जरा बताओ मुझे, कहना ऐसे ये श्री का अकाउंट बनाएगा यहाँ पे, क्योंकि पैसे अभी तक मिले नहीं है ना। और कौन सा अकाउंट बनाएगा ये? सेल्स अकाउंट बनाएगा, करेक्ट। तो एंट्री किधर होगा? एंट्री होगा इधर डेबिट इधर क्रेडिट, मानते हो? यस। अब श्री क्या करेगा? श्री एक अकाउंट बनाएगा, कौन सा? परचेज। दूसरा अकाउंट क्या बनाएगा? भाऊ का अकाउंट, करेक्ट। तो ये क्या करेगा? ये परचेज को करेगा डेबिट और भाऊ को करेगा क्रेडिट, मानते हो ये बात? यस। अब क्या हुआ? बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ हुआ या प्रोमिसरी नोट, दो में से कोई भी एक। बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करेगा तो कौन करेगा? ये इस पे ड्रॉ करेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज। और प्रोमिसरी नोट होगा तो ये इसको देगा, प्रोमिसरी नोट। बराबर, चाहे कुछ भी हो जाए भैया हमारे लिए, इसके लिए वो है बिल्स रिसीवेबल, इसके लिए क्या है? बिल्स पेबल। अब श्री से बिल आया तो क्या एंट्री होनी चाहिए?
ये करेगा बिल्स रिसीवेबल को डेबिट और श्री को करेगा क्रेडिट। ध्यान से देखना, श्री का अकाउंट कैंसिल हो गया, क्लोज हो गया, करेक्ट। अच्छा, श्री क्या करेगा? श्री भी एक एंट्री पास करेगा। क्या एंट्री पास करेगा? ये परचेस को कुछ करेगा क्या? नहीं, भाऊ से सेटलमेंट हो रहा है ना, तो ये बिल्स पेबल अकाउंट बनाएगा, भाऊ को करेगा डेबिट और बिल्स पेबल को करेगा क्रेडिट। समझ में आ रहा है भाई? तो यहां पे क्या हो रहा है, भाऊ इज द रिसीवर, इसलिए उसने भाऊ को डेबिट किया और बिल्स पेबल को क्रेडिट किया। इधर अगर देखोगे तो इसने बिल्स रिसीवेबल को डेबिट किया, श्री इज द पेयर, इसलिए श्री को क्रेडिट किया। क्लियर? ये समझ में आया सबको? चलो यहां तक हो गया। अब इसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज भाऊ ने रिटेन किया, अपने पास ही रखा, ठीक है, ड्यू डेट तक अपने पास रखा। फिर उसके बाद दो पॉसिबिलिटी होंगे, या तो ऑनर होगा या तो डिसऑनर होगा। चलो एक एक करके देखते हैं। मान लो बिल ऑनर हो गया। अगर ऑनर हो गया तो किसको पैसे मिले? भाऊ को पैसे मिले, है ना, तो ये अब कैश अकाउंट में लिखेगा, है ना। कैश को तो डेबिट करेगा, क्रेडिट किसको करे? श्री को करेगा? नहीं, श्री तो पहले ही क्लोज हो चुका है, ये क्रेडिट करेगा इस बार बिल्स रिसीवेबल को, वो अकाउंट कैंसिल हुआ अभी, राइट। तो इस बार वो क्या करेगा? कैश को डेबिट, बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट। ठीक है, ऑब्जर्व करेंगे सब लोग यहां पे जरा ध्यान से। व्हाट इज हैपनिंग? श्री तो पहले ही क्लोज हो गया, है ना, बिल्स रिसीवेबल बनाया था, जैसे ही पैसे मिले बिल्स रिसीवेबल भी क्लोज हो गया। बराबर क्या दिख रहा है आपको? कैश में डेबिट, सेल्स में क्रेडिट। ठीक है, जब तक नहीं जब मिला था पैसा, ये सारे इंटरमीडिएरी अकाउंट्स थे, ठीक है, ये सारे क्लोज हो गए और अल्टीमेटली पैसा आ गया, सेल्स दिख रहा है। ठीक है, अब चलो श्री के बुक्स में देखते हैं। श्री के बुक्स में जब वो पैसे देगा तो पैसे तो जा रहे हैं, डेबिट किसको करेगा वो? क्या वो श्री को, सॉरी, परचेज को करेगा या भाऊ को करेगा? नहीं, वो तो खत्म हो चुके हैं। ये अभी बिल्स पेबल को डेबिट करेगा और कैश को क्रेडिट करेगा। जमा? सिंपल है बात। फिर से आप इंटरमीडिएट अकाउंट्स के बारे में जरा ध्यान से देखना, क्या हो रहा है। इंटरमीडिएट अकाउंट्स में आपका भाऊ अकाउंट पहले क्लोज हो चुका है, राइट। आप अभी बिल्स पेबल को क्लोज कर रहे हो। अल्टीमेटली कहां आया? परचेज के डेबिट में और कैश के क्रेडिट में। जमा ये बात? सर ये तो ठीक है सर, लेकिन अगर ये डिसऑनर हुआ तो कहने से कि पैसे आए ही नहीं, पैसे तो आए ही नहीं, तो बिल्स रिसीवेबल तो अभी भी है, ये बिल्स रिसीवेबल तो अभी भी है। अब मैं क्या करूं? क्रेडिट तो करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि इसका एक लाइफ होता है, लाइफ के बाद ये मर जाता है, आई मीन बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो अभी इसको क्रेडिट तो करना पड़ेगा। अब डेबिट किसको करूं? श्री को। वापस से मैं श्री को डेबिट कर दूंगा। क्यों? श्री को इसलिए डेबिट कर दूंगा, यहां तो क्रेडिट करूंगा लेकिन श्री को भी डेबिट करूंगा, क्योंकि श्री से अभी भी रिसीवेबल है, तो श्री का अकाउंट कैन नॉट बी क्लोज्ड। तो डिसऑनर की एंट्री क्या हुई? श्री डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, यानी दोनों ही केस में बिल्स रिसीवेबल तो क्रेडिट करने का ही है। अगर ऑनर हुआ तो कैश डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, अगर डिसऑनर हुआ तो श्री डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। समझ में आया? अच्छा, अब इधर देखते हैं श्री के बुक्स में। श्री के बुक्स में अगर पैसे दे देता तो बिल्स पेबल डेबिट टू कैश, लेकिन अगर पैसे नहीं दिए यानी आया ही नहीं, मतलब गया ही नहीं, ठीक है, तो अब क्या करना होगा? बिल्स पेबल को तो अब भी उसको डेबिट करना होगा। क्रेडिट किसको करेगा अभी वो? भाऊ को, क्योंकि अभी भी ये पैसे भाऊ को पेबल है। समझे यहां तक? पक्का? चलो देखते हैं, अगर समझ में आया तो आखिरी वाला छोड़ के बाकी लिखो। पहले लिखो सेल ऑफ गुड्स, आखिरी वाला छोड़ के बाकी सब लिखो। नहीं नहीं, आप सेलर बायर लिखना या ड्रॉ ड्रॉई लिखो, ड्रॉ ड्रॉई। ठीक है, ड्रॉर के बुक्स में ड्रॉई लिखोगे और ड्रॉई के बुक्स में ड्रॉल लिखोगे। किसी ने अगर ऑलरेडी लिखना शुरू कर दिया और आपने सेलर बायर लिखा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी ठीक है।
लिखून टकले, सगड़े टकले, अरे कौन नहीं टकले? लाइव सबका लिखना हो गया ऑनलाइन? हाँ जी, लास्ट में अगर ये डिसऑनर हुआ, हु विल गो टू द नोटरी पब्लिक? ऑलवेज रिमेंबर द होल्डर विल गो टू द नोटरी पब्लिक। होल्डर मतलब जिसके पास बिल है। यहां पे तो ड्रॉर के पास ही बिल है, तो वो जाएगा नोटरी पब्लिक के पास, नोटरी करवा के आएगा। तो पैसे लगे, ठीक है, मान के चलो 100 रुपए लग गए यहां पे, ठीक है। किसके जेब से पैसे गए? ड्रॉर से। क्या ये उसकी गलती है? उसने खर्च बेयर करना चाहिए। हु शुड बेयर इट? ड्रॉई। तो ड्रॉर अपने बुक्स में क्या खर्चा डेबिट कर देगा कि वो दिखाएगा कि नहीं ये पैसे मेरे को उससे रिकवर करने हैं? वो दिमाग खराब, उसने किया गलती, उसकी वजह से ये हुआ, तो मेरे को उससे रिकवर करने के, बरोबर? तो जरा सोच के बताना, अगर उससे उससे रिकवर करने, किससे? श्री से, तो 100 रुपए श्री को करेगा डेबिट, और क्रेडिट किसको करेगा? पैसे गए ना बेचारे के जेब से, तो वो क्रेडिट किसको करेगा? कैश को। क्या एंट्री हो गया? ये श्री को डेबिट कर रहा है और कैश को क्रेडिट कर रहा है फॉर नोटिंग चार्जेस। समझे बात को? ड्रॉर इसे कैसे देख रहा है कि पैसे तो गए, लेकिन अब पैसे मेरे को उससे रिकवर करने दे बाबा, राइट? तो उसको करेगा डेबिट रिसीवेबल, और कैश को करेगा क्रेडिट। समझे बात को? अच्छा, इसी तरह से अभी ड्रॉई की बात करते हैं। ड्रॉई की जेब से पैसे गए क्या? नहीं, लेकिन कहने से कि ही हैज टू रिकॉग्नाइज हिज ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द ड्रॉर, यानी भाऊ को पैसे देने, है ना? ये खर्चा कौन बेयर करेगा? ड्रॉई बेयर करेगा। इसलिए ड्रॉई अपने बुक्स में खर्चा दिखाएगा, नोटिंग चार्जेस। ये खर्चा उसको बेयर करना है, तो वो एंट्री क्या पास करेगा? नोटिंग चार्जेस को डेबिट करेगा, और भाऊ को पेबल यानी भाऊ को क्रेडिट करेगा। लिखो लास्ट वाला एंट्री। ड्रॉर के बुक्स में, ड्रॉई के बुक्स में, ड्रॉर के बुक्स में पहले लिखो डिरावर। डिरावर क्या करेगा? ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू कैश, या चेक से दिया तो बैंक, लेकिन नॉर्मली ये कैश में ही होता है, आजकल यूपीआई से भी हो सकता है, ठीक है। ड्रॉई के बुक्स में क्या एंट्री लिखा आपने? नोटिंग चार्जेस डेबिट टू ड्रॉर। उसके जेब से पैसे अभी गए नहीं, जाने वाले हैं, ठीक है। यानी आगे चल के इसको कितना पैसा पेबल रहेगा भैया? बिल के तो पूरे पैसे प्लस ये नोटिंग चार्जेस, ये भी पेबल होंगे। समझे बात को? सिंपल। चलो एक बार क्रॉस चेक कर लो सब लोग, एंट्री सबने बराबर लिखे क्या? चेक कर लेंगे प्लीज, चेक का चा। जमा। लास्ट वाले में आपने कैश लिखा होगा, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, देन वी विल टेक अ ब्रेक, ठीक है। चलो आ जाओ भाई। इमीडिएटली आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, इतना सिंपल क्वेश्चन आने के होप्स भी मत रखना, ठीक है। वी आर फेसिंग आईसीएआई, जस्ट अभी कुछ लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये वाला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। जो लोग पहले बिल ऑफ एक्सचेंज कर चुके हैं उनके लिए हलवा है, लेकिन क्या है है कि नहीं? हाँ, यस, दोनों के बुक्स में अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या लिखा है? मिस्टर कुमार सोल्ड गुड्स टू मिस्टर स्वामी, ठीक है। कर्नाटका में मेरा क्लास चल रहा था, वहां पे बोले सर कुमार स्वामी चीफ मिनिस्टर ठीक है, वो कोइंसिडेंटली हो गया, मैंने ऐसा बनाया नहीं था। एनीवेज, तो मिस्टर कुमार सोल्ड गुड्स टू मिस्टर स्वामी
on 5th of March for ₹60,000. ठीक है? He immediately draws a bill on Swami, which he duly accepts. The bill is drawn as a payable after the 2 months. Mr. Kumar decides to retain the bill till its maturity. On the maturity, the bill is honored. Show the accounting. ओके तो अपन दोनों के बुक्स में एंट्री पास करेंगे. क्या करने का? पेज को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो वहां पे. ठीक है? एक तरफ कुमार, एक तरफ स्वामी. हाँ, कौन सा? कुछ नहीं दिया है तो हमेशा आफ्टर डेट मानना. आफ्टर वैसे भी एक्सेप्टेंस का डेट अपने को दिया है क्या? आफ्टर 2 मंथ्स मतलब 5 मार्च से. एक ही तो डेट दिया और तो कोई डेट ही नहीं दिया. ठीक है? तो इधर लिखो कुमार, इधर लिखो, अरे क्या हो रहा है, स्वामी. कुमार स्वामी. यार बस गिराते ही रहते हो तुम. यार देखो उन लोग अभी बदला ले रहे. ले देखो सर अभी हंसी. आपसे हमको बोलते रहते हो. अरे हाँ ग्रेस आएगा ना, बिल्कुल आएगा. ठीक है? तो पहले एंट्री पास आया 5 मार्च. ठीक है? सर आज मैं कोशिश करूंगा, वो स्टाफ आज संडे है इसलिए मैं कुछ गारंटी नहीं दे पा रहा हूं, फिर भी कोशिश करूंगा. यस 5 मार्च पहले तो सेल हो रहा है. एंट्री क्या करेगा ये? स्वामी डेबिट, स्वामी डेबिट टू सेल्स. स्वामी को कितना से डेबिट करेगा रे? 60,000. ओके. एंड 5 मार्च को स्वामी क्या करेगा रे? या परचेज अकाउंट को डेबिट करेगा जी और कुमार क्रेडिट. ओके. हाँ भूख लगी थी ना, एक लड्डू खा गया मैं. ठीक है सर, नरेशन लिखना पड़ेगा क्या? हाँ ठीक है, एक नरेशन लिख लेते हैं, उसके बाद से बीइंग लिख के छोड़ देंगे. बीइंग लिख के इसलिए छोड़ने की बात कर रहा हूं ताकि याद रहे नरेशन. नहीं तो स्पेशली कॉमर्स वाले भूल जाते क्योंकि उनको बहुत नफरत है नरेशन से. करेक्ट? इतनी बार इतने जर्नल एंट्री, इतने नरेशन छोड़ चुके हैं कि अभी तो आदत पड़ गई, अभी तो नरेशन गिनते भी नहीं हम लोग. राइट? तो इसलिए आप लोग ऐसा स्पेशली लिखना. साइंस वाले बेचारे अकाउंट्स को लेकर थोड़े घबराए हुए रहते हैं, इसलिए वो लोग बराबर लिख लेते हैं जो पहली बार अकाउंट्स पढ़ रहे हैं. कॉमर्स वालों से प्रॉब्लम है, मेरे को थोड़ा सा टेंशन है. ठीक है? हाँ जी. गजब. नहीं बेइज्जती नहीं कर रहा हूं मैं, टेंशन मत लो. मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि कॉमर्स वाले क्या गलती करते हैं. ठीक है? देखो यार आप लोग ऐसा बोल रहे हो, लेकिन मेरा पास जो एक्सपीरियंस है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बैचेस में अकाउंट्स में जो हाईएस्ट स्कोर किया है वो साइंस वाला बैच बंदा निकला. तो मैं क्या बोलूं अभी बताओ. कॉमर्स वाले शुड टेक इट एज अ चैलेंज. ऐसा नहीं कि किसी बैच में नहीं हुआ, कुछ बैच में कॉमर्स वाले बच्चे भी टॉपर आए हैं, लेकिन ज्यादातर जो आए हैं, ज्यादातर बैचेस में टॉपर वाज ऑलवेज अ साइंस स्टूडेंट. ठीक है? तो मैं मजबूर हूं ये बात बोलने के लिए. इसलिए प्लीज कॉमर्स वाले टेक इट एज अ चैलेंज कि बोला सर आप देखना इस बार क्या होगा. ओके. एंड साइंस वाले ऑल्सो टेक इट एज अ चैलेंज, बोले सर वी विल कंटिन्यू द ट्रेंड. ओके चल. तो क्या लिखना है यहां पे? बीइंग गुड सोल्ड. इधर क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स परचेज्ड. ठीक है? उसके बाद सर उसने एक्सेप्ट कर लिया, क्या एंट्री पास करो उसका? यस 5 मार्च को बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू स्वामी. और ये क्या करेगा? ये करेगा कुमार अंकल को डेबिट और क्रेडिट करेगा टू बप्पा. करेक्ट? कुछ हुआ क्या? नहीं कुछ
एकदम ऐसा लग रहा है चेहरे देख के। मैं लिख रहा था तब तक में कुछ हुआ क्या? अच्छा, चलो, नहीं सबके एक्सप्रेशंस थोड़े चेंज लगे इसलिए। चलो, मैंने कुछ गलत बोला क्या? यार कभी कभी तुम्हारे चेहरे देख के समझ में नहीं आता मैंने क्या बोला। ऐसा क्या बोला है मैंने, ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हो? अच्छा, ठीक है यार। यार ऐसा रिएक्ट मत किया करो, मेरे को ना बोलने को भी डर लगेगा अभी। सोच सोच के बोलना पड़ेगा, कॉन्शियस हो जाऊंगा मैं। ठीक है, हाँ जी। बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, ठीक है, इधर भी शेम, ठीक है। 5 मार्च को ये हो गया, उसके बाद क्या हो गया? इंतजार, रिटेन कर रहा है ना, तो इंतजार कर रहा है 2 महीने तक इंतजार। तो 2 महीने तक क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करेंगे यार, कोई एंट्री ही नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, अब 2 महीने के बाद क्या हुआ, पहले तो बताओ ड्यू डेट कब आ रहा है? मई 8, पक्का? यस, 5 मार्च से 5 अप्रैल, 5 मई, फिर 6, 7, 8, 8 मई, है ना? तो 8 मई को क्या हुआ? ऑनरम, बिलम ऑनरम। तो बिलम ऑनरम, तो हम क्या एंट्री पासम, कैशम डेबिटम, कैशम ऑब्लिक बैंकम, डेबिटम by 60 km to bills receivable, right? ये क्या एंट्री करेगा? बिल्स पेबल टू कैश ऑब्लिक बैंक, ठीक है। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग बिल ऑनर्ड, इधर भी शेम। सर ऐसा वाला क्वेश्चन पूछने बोलो ना इंस्टीट्यूट को, कितना भी बोलो ऐसे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट नहीं पूछने वाला, ये सिर्फ समझने के लिए, हाँ 2 मार्क के लिए भी नहीं पूछेगा, ठीक है। इससे टफ तो वो ट्रू एंड फॉल्स पूछ लेते हैं। वैसे सच बोलो तो ट्रू एंड फॉल्स सबसे डेडली क्वेश्चंस होते हैं। ट्रू एंड फॉल्स में एकदम लॉजिकल क्वेश्चंस पूछते वो, ठीक है। अच्छा, यहां तो हो गया अपना खत्म, लेकिन मान के चलो अज्यूम ए डिसऑनर्ड, अगर डिसऑनर होता एंड नोटिंग चार्जेस होते 100 रुपए, अगर ऐसा होता तो क्या एंट्री होता बताओ? फिर 8 मई को पहले आप पास करते डिसऑनर की एंट्री, है ना? बताइए क्या एंट्री होती? स्वामी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, पक्का? देखो सोच के देखो, यहां स्वामी अकाउंट को भाऊ ने यहां डेबिट करके क्रेडिट करके कैंसिल कर दिया था, राइट? यानी स्वामी से कुछ रिसीवेबल नहीं दिखा रहा था, ये बता रहा था कि बिल्स रिसीवेबल आ गए। अब ये डिसऑनर हुआ तो बिल्स रिसीवेबल को तो कैंसिल करने का इच्छा है, स्वामी से वापस रिसीवेबल दिखाना है। यानी क्या करेगा? ये फिर से स्वामी को डेबिट करेगा और बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट करेगा। आप इन दोनों का लिंक समझने की कोशिश करना। देखो दोनों ही केस में बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है। अगर पैसे आ गए तो कैश डेबिट, पैसे नहीं आए तो स्वामी वापस से डेबिट, समझा? ओके। अब 8 मई को ये क्या करेगा? बिल्स पेबल को तो कैंसिल करना ही पड़ेगा, अब पैसे तो दिए नहीं, सो वापस से कुमार को क्रेडिट करना होगा, वापस से कुमार को पेबल दिखाने होंगे, है ना? ये दोनों का भी लिंक देखो, बिल्स पेबल तो एनीवेज डेबिट हो रहा है, अगर पैसे दे दिए तो टू कैश, और अगर नहीं दिए तो टू कुमार अंकल। हाँ, कंबाइंड एंट्री मतलब, हाँ हाँ वो कर सकते हो बिल्कुल। अभी पहले तो अलग अलग बता रहा हूं, हाँ हाँ वो आ रहा हूं, वो नेट नोटिंग चार्जेस अलग से, यहां पे ही 8 मई को नोटिंग चार्जेस 100 रुपए की एंट्री क्या करेगा ये? इसके जेब से तो कैश गया, है ना? लेकिन इसको वसूल करने का किससे? स्वामी से। तो ये 100 रुपए से स्वामी को डेबिट करेगा और कैश को क्रेडिट करेगा, ठीक है।
आप चाहो तो इन दोनों को कंबाइन भी कर सकते हो। स्वामी डेबिट होगा 60,100 से, बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट होगा 60,000 से, और कैश क्रेडिट होगा सांबर से। जमा। व्हाट अबाउट कौन है ये? स्वामी। Yes, he has to bear the loss. So noting charges debit to cash, नहीं, to कुमार। ठीक है, सांबर। इसका अगर कंबाइन एंट्री पास किया तो क्या होगा? बिल्स पेबल डेबिट कितने से? 60,000, और नोटिंग चार्जेस डेबिट कितना? 100 टू कुमार अंकल कितना? 60,100। जम गया सबको? सिंपल। यहां तक इजी है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, चलो तो अभी ब्रेक लेते एक, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे विद द अदर केसेस।